अगले 20 दिनों के दौरान लियो बार बार कैसल ब्रावो में प्रवेश करता रहा। हर सुबह पुजारी के मुख्य टावर में गायब होने के ठीक बाद वो दीवार में बने उसी छेद से निकल जाता था और आंगन पार करते हुए टेलीपोर्टेशन गेट की ओर बढ़ जाता था। किले की दीवारों के भीतर पहुंचने के बाद उसने इतनी धीमी सांस भी ली मानो उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन के प्रवेश करने की आवाज ही मौत को उसकी ओर आकर्षित कर लेगी। हालांकि चाहे वो कितनी ही बार महल में लौट आए, उसके भीतर का दबाव कभी कम नहीं हुआ, क्योंकि हर दिन उसे वही प्राचीन दूषित माना ऊर्जा गीली रस्सियों की तरह अपनी त्वचा पर लिपटी हुई महसूस होती थी, जिससे उसका शरीर पसीने से तर हो जाता था और उसके घुटने जेली जैसे हो जाते थे। हालांकि दबाव के बावजूद वो हर दिन आंगन को पार करने में कामयाब हो जाता था, ढह चुके मेहराबों को पार करते हुए तब तक आगे बढ़ता रहता था जब तक कि वो पत्थर और आकृतियों से बने उस जर्जर घेरे तक नहीं पहुंच जाता जो उसका नया कार्यस्थल था। प्रत्येक सत्र के लिए लियो खुद को ठीक 1 घंटा देता था। 60 मिनट, 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं। एक टूटे हुए खंभे के पीछे छिपकर उसने सावधानीपूर्वक अपने औजारों को खोला और काम शुरू कर दिया। पहले दिन उसने पूरा 1 घंटा काई साफ करने में बिताया। जादू से नहीं, क्योंकि वो अपने चारों ओर मौजूद माना को बाधित करने का साहस नहीं करता था, बल्कि एक खंजर और एक मुलायम कपड़े से, क्योंकि उसने हर इंच पर उगने वाली उस अस्वस्थ हरी वनस्पति को साफ कर दिया जो क्षेत्र ऊर्जा के साथ हल्की हल्की स्पंदित हो रही थी। यह उस प्रकार की काय थी जो ऊर्जा को अवशोषित करती थी और अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो ये सेक्रेटरी में बाधा डाल सकती थी, इसलिए इसे बिना किसी संदेह के हटाना आवश्यक था। हालांकि हटाने की प्रक्रिया समस्याओं से रहित नहीं थी, क्योंकि हटाए गए टुकड़े अक्सर परजीवी की तरह उसके हाथों से चिपक जाते थे और यहाँ तक कि जब वह उन्हें हटा देता था तब भी खुजली बनी रहती थी और उसके शरीर के भीतर की काफी मात्रा में माना शक्ति समाप्त हो जाती थी। दूसरे और तीसरे दिन रूम की सफाई में व्यतीत हुए। उचित औजारों के अभाव में लियो ने लचीली पेड़ की शाखाओं को तराशी हुई जड़ों से बांधकर एक कामचलाऊ ब्रश बनाया, जिसके रेशे खुरदुरे लेकिन सटीक थे। उसने इसे उच्च श्रेणी के माना औषधि में डुबोया, फिर धीरे से प्राचीन जंग लगी रेखाओं पर फिराया। प्रत्येक स्ट्रोक धीमा, सोच समझकर और सम्मानपूर्वक था। एक बार जब आकृतियां पुनः जागृत हो गईं, तो उसने प्रत्येक आकृति के विरुद्ध एक माना पत्थर दबाया, जिससे सुप्त ऊर्जा जागृत हो गई और उसका प्रवाह फिर से शुरू हो गया। जंग लगने के कारण कई आकृतियां आपस में जुड़ गई थी या उनमें दरारें पड़ गई थी, इसलिए मरम्मत शुरू करने से पहले उन्होंने अपनी नोटबुक में उनका सावधानीपूर्वक नक्शा बना लिया। हर एक आकृति, हर एक अलंकरण महत्वपूर्ण था। एक भी गलत निशान लगने से द्वार को बिजली मिलते ही वो ओवरलोड हो सकता था, इसलिए उसने इसे अत्यंत सावधानी से किया। हालांकि सबसे ज्यादा घबराहट काम को लेकर नहीं थी, बल्कि अनिश्चितता को लेकर थी। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे सुनाई देने वाली फुसफुसाहट सिर्फ उसका वहम था या मौत। ये पता नहीं चल पाया कि बैरक के अंदर ऊर्जा में जो बदलाव उसने देखा वो बख्तरबंद गार्ड के जागने के कारण था या महज एक आकस्मिक उछाल था। पता नहीं हवा में दिखाई देने वाली वो जादुई ऊर्जा की हल्की सी झलक किसी के द्वारा पता चलने का संकेत थी या यह महज एक पर्यावरणीय घटना थी। और फिर भी उन्होंने बोलना जारी रखा। उसने बाहरी दुनिया से अपने साथ लाए हुए माना पत्थरों को प्रतिस्थापन सरणी कोर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बाहर निकाला, क्योंकि यद्यपि उसके पास संरचना को शक्ति प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक क्रिस्टल नहीं थे, लेकिन सैद्धांतिक रूप से उच्च श्रेणी के माना क्रिस्टल में प्राचीन कच्चे तरीके से खनन किए गए क्रिस्टल की तुलना में अधिक शक्ति थी और वे एक व्यवहार्य प्रतिस्थापन के रूप में काम कर सकते थे। अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए उसने पावर बोर्ड से कमांड प्लेट तक सर्किट को फिर से जोड़ा और सौभाग्य से वो सर्किट के माध्यम से फिर से माना का प्रवाह देख सका, क्योंकि पावर कोर से लेकर कमांड स्टेशन तक सब कुछ सुचारू रूप से काम करने लगा। अगला कदम कमांड स्टेशन की मरम्मत करना और उसमें सही भूवैज्ञानिक कोड डालना था, जो उसे उस सटीक टेलीपोर्टेशन सेंटर से जोड़ता था जहां वह जाना चाहता था। यह थोड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि इस दुनिया की भाषा के बारे में उसका ज्ञान स्वशिक्षित था और वह उसमें धारा प्रवाह नहीं था। बहरहाल 12वें दिन तक वो 2 प्राथमिक निर्देशांक वलियों को सफलतापूर्वक पुनः उत्कीर्ण करने में कामयाब रहा, क्योंकि उसने ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसने उपकरण को सही ढंग से कैलिब्रेट किया है, उन्हें उन भूवैज्ञानिक पुस्तकों से मिलान किया जो वह अपने साथ सभा के भीतर से लाया था। केंद्रीय कमान की मरम्मत के दौरान उन्होंने पाया कि गेट की बाहरी व्यवस्था का अधिकांश भाग अभी भी बरकरार था, लेकिन बुरी तरह से असंतुलित था। उस असंतुलन को धीरे धीरे खंड दर खंड ठीक करना आवश्यक था, अन्यथा पुनः सक्रिय अनुक्रम अशांत हो जाएगा और संरचना ध्वस्त हो सकती है। इसलिए 14वें दिन से उसने यथासंभव बाहरी ढांचे की मरम्मत शुरू कर दी। वो कोई पत्थर मिस्त्री नहीं था, लेकिन उसने फाटक के टूटे फूटे हिस्सों के पास पत्थर रखे और उन्हें रस्सियों से कसकर बांध दिया, इस उम्मीद में कि इससे फाटक को इतनी संरचनात्मक मजबूती मिल जाएगी कि वो मजबूती से टिका रहेगा।
यह निश्चित रूप से सबसे अच्छा तरीका नहीं था, लेकिन वह इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने असंतुलन को न्यूनतम स्तर तक कम करने के लिए यथासंभव व्यवस्थित तरीके से काम किया। हालांकि काम करते समय उसे लगातार अपनी जान का खतरा महसूस होता था, इसलिए जब भी उसे अपने आसपास हल्की सी भी सरसराहट या चीख सुनाई देती थी, तो वह तुरंत स्टॉर्म फ्लैश ट्रैवर्स को सक्रिय कर देता था और अपना काम छोड़कर तुरंत भाग जाता था और अपने सुविधाजनक स्थान पर सुरक्षित लौट आता था। अक्सर इससे उनकी कार्य गति प्रभावित होती थी और उनकी प्रगति रुक जाती थी, लेकिन धीमी गति के बावजूद 17 दिनों के अंत तक उन्होंने किसी तरह पुनर्निर्माण का अधिकांश भाग पूरा कर लिया, सिवाय अंतिम भाग के, जो कि तीसरे और अंतिम समन्वय वलय में प्रवेश करना था। हर बार जब वह वापस आता था तो उसके मन में वही भय समाया रहता था। उसे इसकी कभी आदत नहीं पड़ी, मुझे कभी सहज महसूस नहीं हुआ। उसे छूता हुआ हर पत्थर ऐसा लगता था मानो फट जाएगा, उसे सक्रिय किया गया हर चिन्ह ऐसा लगता था मानो पुजारी के लिए गीत गाएगा, और उस आंगन में उठाया गया हर कदम उसे ऐसा महसूस कराता था मानो कोई दोषी व्यक्ति फांसी के तख्ते पर चल रहा हो और रस्सी के कसने का इंतजार कर रहा हो। लेकिन द्वार धीरे धीरे जीवंत हो उठा। एक एक करके, पीड़ादायक ढंग से, लियो इसे मृत्यु के मुंह से वापस लाने में कामयाब रहा। और जब 21वें दिन उसने आखिरकार तीसरी और अंतिम समन्वय रिंग की मरम्मत कर ली, तो उसे पता चल गया कि अब असली डकैती की योजना बनाना शुरू करने का समय आ गया है, क्योंकि भागने का तंत्र आखिरकार इस्तेमाल के लिए तैयार था। समय स्थिर दुनिया, कैसल ब्रावो परिधि, लियो का दृष्टिकोण। मरम्मत का काम पूरा हो जाने के बाद सबसे मुश्किल काम असल में शुरू हुआ, जो कि वास्तविक डकैती को अंजाम देने की योजना बनाना था। अब तक हालांकि लियो ने बाहरी आंगन का घुटन भरे विस्तार से जायजा लिया था, हर ढहे हुए मेहराब का नक्शा बनाया था, अपने प्रवेश बिंदु और टेलीपोर्टेशन गेट के बीच पत्थर के हर इंच का जायजा लिया था, लेकिन उसे केंद्रीय संरचना के अंदर झांकने का भी मौका नहीं मिला था, जहां उसे संदेह था कि खजाना रखा गया है। लियो जानता था कि अगर उसे इस मिशन को बिना किसी भयानक, अर्थहीन मौत के पूरा करने की थोड़ी सी भी उम्मीद रखनी है, तो उसे उस संरचना को भेदने और उसके अंदरूनी हिस्से की जासूसी करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। लेकिन जब भी वो पेड़ पर बैठकर उस पर नजर डालता, तो उसकी अंतरात्मा उसे नजरें हटाने के लिए चीख चीख कर कहती। वो अंदर नहीं जाना चाहता था, वो अंदर नहीं जा सका। ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक वो चीज, चेहरेविहीन मुखौटे और मौन कदमों वाला वो वस्त्रधारी पुजारी, उन दीवारों के भीतर किसी भूले हुए बुरे सपने से तराशे गए प्रैरी की तरह निवास करता रहे। उसे वो सब याद आ गया जो उसने देखा था, कैसे पुजारी के गुजरने पर हवा भी बदल गई थी, कैसे उससे भी अधिक शक्तिशाली जानवर उसके आने पर पूंछ दबाकर, पंजे कांपते हुए भाग जाते थे, और कैसे जब वह गुजरा तो आंगन के बाहर खड़े होने मात्र से ही उसका शरीर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कोई अदृश्य भार उसे धीरे धीरे कुचल रहा हो। तो क्या उस प्राणी के घर कहलाने वाली संरचना में स्वेच्छा से कदम रखने का विचार उचित है? ऐसा लगा जैसे आत्महत्या करने का विचार हो। यह एक ऐसा जोखिम है जिसे कोई भी समझदार हत्यारा कभी नहीं उठाएगा। और फिर भी जैसे जैसे वो दिन ब दिन देखता रहा, नोट्स लेता रहा, पैटर्न याद करता रहा, नक्शे बनाता रहा, और हर सूर्योदय के साथ उसके सीने के चारों ओर कसती जा रही दहशत की भावना से लड़ता रहा, कुछ बदल गया। ये घटना 23वीं सुबह घटी। वो पेड़ पर बैठकर फिर से देख रहा था, सुन्न उंगलियों से ठंडा भोजन खा रहा था। तभी पुजारी अपने सामान्य धूप जलाने के अनुष्ठान के लिए इमारत से बाहर निकला और भीतरी आंगन के चारों ओर उसी बेचैन कर देने वाले घेरे में चलने लगा। लेकिन लियो की नजर पुजारी पर नहीं पड़ी, बल्कि उस चीज पर पड़ी जिसे पुजारी ने नजरअंदाज कर दिया था। 2 ग्रैंडमास्टर रैंक के भेड़िए आंगन में मंडरा रहे थे, इमारत के बहुत करीब चक्कर लगा रहे थे। उनमें से एक टूटे हुए खंभे पर अपने पंजे मार रहा था। जब पादरी बाहर चले गए तो वे घबराहट के मारे एक दलदल में गिर पड़े। उन पर इतना घुटन का दबाव था कि वे हिल भी नहीं पा रहे थे। वे सिसकते और सिसकती रहीं, और फिर भी पादरी ने मुड़कर नहीं देखा, जरा भी विचलित नहीं हुआ, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से चलता रहा, मानो वे जीव अस्तित्व में ही न हो, जिससे लियो को उम्मीद मिली कि शायद वह भी ग्रैंडमास्टर स्तर के प्राणियों को नजरअंदाज कर रहा था। लियो सीधा होकर बैठ गया, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह उन्हें खतरे के रूप में नहीं देखता, उसने आंखें सिकोड़ते हुए फुसफुसाया, शायद वो पुजारी लड़ाकू किस्म का भूत नहीं है। उसने अपनी सांस रोक ली। एक विचार उसके दिमाग के पिछले हिस्से से रेंगता हुआ ऊपर आया, मानो उसके गले में पित्त की तरह उमड़ रहा हो। 15 मिनट, वो खिड़की थी। पुजारी के अनुष्ठान शुरू करने के लिए भवन से बाहर निकलने से लेकर उसके वापस लौटने तक 15 मिनट का समय बीता। 15 मिनट तक गर्भगृह खुला रहा, निहत्थ था, शांत। बस एक बार, बस एक ही यात्रा, अंदर और बाहर, स्पर्श न करें, जोर से सांस न लें, कोई बड़ा जोखिम न लें, अचानक हरकत न करें। बस एक झलक, एक सर्वेक्षण,
उन विशाल दरवाजों के पीछे वास्तव में क्या छिपा है, ये देखने का एक मौका, ताकि वो एक ठोस योजना बना सके, न कि अनुमान और हताशा से बनी योजना। उसके हाथ काम रहे थे, उसकी सांसें उथली चल रही थीं। लेकिन फिर भी उन्होंने वो फैसला ले ही लिया, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो बेहतर यही होगा कि वो अभी ही हार मान ले, क्योंकि बिना सोचे समझे और बिना उचित योजना के इस मिशन को अंजाम देना निश्चित रूप से मौत की ओर ले जाएगा। और इसलिए अगली सुबह ठीक उसी क्षण जब पुजारी मुख्य द्वार से गायब हो गया, लियो पेड़ से कूद गया। स्टॉर्म फ्लैश ट्रेवर्स की एक झटके में आंगन में प्रकट हुआ और लगभग सांस लेने की हिम्मत करते हुए कैसल ब्रावो के केंद्रीय टॉवर के विशाल द्वार से फिसलते हुए नीचे की ओर दौड़ पड़ा। और उसे अंदर क्या मिला, उसने उसे चलना फिरना ही भुला दिया। हवा ने सबसे पहले उसे झटका दिया, गर्मी से नहीं, सर्दी से नहीं, लेकिन किसी प्राचीन वस्तु के साथ। यह उस पर तरल शीशे की तरह दबाव डालता हुआ, उसके फेफड़ों और हड्डियों में रिश्ता हुआ, एक अदृश्य फंदे की तरह उसके दिल के चारों ओर लिपट गया। गंध बहुत तीव्र थी, जले हुए चर्मपत्र और सड़े हुए फूलों जैसी, और सन्नाटा इतना गहरा था कि अपने दिल की धड़कन भी युद्ध के ढोल की तरह सुनाई दे रही थी। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। और फिर उसने उसे देख लिया, एक चच, या उससे भी पुराना कुछ। गोलाकार, खोखला, धुंधले खंभों से घिरा हुआ, जिन पर एक ऐसी भाषा में नक्काशी की गई थी जिसे वह नहीं जानता था। दीवारों पर काले रंग से स्याही लगाकर मृत्यु और पुनर्जन्म, दुनिया के पतन और शहरों को निगलती लपटों के भित्तिचित्र उकेरे गए थे, जो सभी एक विशाल, दरार वाली पेंटिंग के चारों ओर केंद्रित थे, जिसने पूरी दूर की दीवार को घेर रखा था। ज़ानरोक, 2 पैरों वाला छिपकली देवता, उसका शरीर पत्थर के कवच से ढका हुआ था। उसके हाथ खोपड़ियों के ढेर पर फैले हुए थे, उसका मुकुट टूट गया था और उसकी आंखें दिव्य सड़न से चमक रही थीं। उस पेंटिंग के नीचे एक साधारण, बिना सजावट वाली पत्थर की मेज थी और उसके ऊपर ओरिजिन मेटल के 2 छोटे टुकड़े रखे थे। ताला नहीं लगा है, सीलबंद नहीं है, बस वहीं रखा हुआ, अनजाने में, बेपरवाह, उसी धड़कन के साथ धीरे से गुनगुनाता हुआ, जिसने लियो की उंगलियों को फड़कने पर मजबूर कर दिया और उसकी दृष्टि एक पल के लिए धुंधली हो गई। अगर किसी को इसे पहचानने का तरीका विशेष रूप से न सिखाया गया हो, तो ये देखने में कुछ खास नहीं लगता था, बस लोहे की 2 पिंडियां थीं। और अगर लियो ने पहले इसकी तस्वीर नहीं देखी होती, तो वह भी इसे पहचान नहीं पाता। जिस मेज पर मूल धातु रखी थी, उसके सामने और खजाने और चित्र के बीच में एक केंद्र बिंदु की तरह रखा हुआ प्राचीन ताबूत था। लंबा, चमकीला, सोने और काले रंग से खुदे हुए चिन्ह जो अवशिष्ट शक्ति से झिलमिला रहे थे, जैसे कि उस पर एक नजर डालने मात्र से ही लियो शक्तिहीन और चक्कर महसूस करने लगा, और 2 सेकंड से भी कम समय में एक नजर देखने से ही वो लगभग बेहोश हो गया। इसे मत देखो, इसके पास मत जाओ, उसकी अंतरात्मा उसे चीख चीख कर कह रही थी, और वो उससे जितना हो सके दूर चला गया। उसने कमरे के अंदर किसी भी चीज को नहीं छुआ, नहीं वो फर्श पार कर पाया, वो बस दहलीज पर खड़ा रहा। लेआउट, टेबल की स्थिति, निकास तक जाने वाले कदमों की संख्या, हर कोने में मौजूद परछाइयों को याद करता रहा, और इस सब के दौरान वह अपने सीने में जोर से धड़क रही गड़गड़ाहट को शांत करने की कोशिश करता रहा। फिर जब 15 मिनट का 5वां मिनट लगभग समाप्त होने वाला था, वह मुड़ा, चुपके से बाहर निकला और टेलीपोर्टेशन की एक और खामोश झिलमिलाहट में गायब हो गया। जब वो पसीने से तरबतर होकर अपनी पसंदीदा जगह पर स्थित पेड़ की जड़ों के नीचे गिर पड़ा और उसकी उंगलियां मिट्टी में धसी हुई थीं, तभी उसने आखिरकार खुद को फिर से सांस लेने की अनुमति दी, क्योंकि वह अपने दिल की धड़कन को अपनी छाती से बाहर निकलते हुए महसूस कर सकता था। यह मेरे जीवन का सबसे खतरनाक काम था, लियो ने अपने धड़कते दिल पर हाथ रखते हुए उसे शांत करने की कोशिश करते हुए खुद से कहा, जबकि उसकी सांसें अनियमित गति से चल रही थीं, क्योंकि ताबूत पर नजर डालने के बाद से उसका दिमाग उस धुंधलेपन से उबर रहा था। एक प्राचीन देवता का विश्राम स्थल, लियो ने सोचा, क्योंकि वह अपनी नसों में एड्रेनालाइन का प्रवाह महसूस कर सकता था, क्योंकि उसकी लड़ने या भागने की प्रतिक्रिया पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी। मैं ये कर सकता हूँ, उसने अंततः खुद से फुसफुसाते हुए कहा, और वह बात स्वीकार कर ली जिसे वो अब तक खुलकर कहने से बहुत डरता था। उनकी आवाज कर्कश थी, कम, लगभग टूट चुका है। अब मुझे पता है कि मैं क्या चुरा रहा हूँ, उसने पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से कहा, मानो समय ठहरी हुई दुनिया में प्रवेश करने के बाद से वो ऐसा पहली बार कह रहा हो। उसे अपनी सफलता की संभावनाओं पर विश्वास होने लगा। समय स्थिर दुनिया, कैसल ब्रावो परिधि, लियो का दृष्टिकोण। मरम्मत का काम पूरा हो जाने के बाद सबसे मुश्किल काम असल में शुरू हुआ, जो कि वास्तविक डकैती को अंजाम देने की योजना बनाना था। अब तक, हालांकि लियो ने बाहरी आंगन का घुटन भरे विस्तार से जायजा लिया था, हर ढहे हुए मेहराब का नक्शा बनाया था, अपने प्रवेश बिंदु और टेलीपोर्टेशन गेट के बीच पत्थर के हर इंच का जायजा लिया था,
लेकिन उसे केंद्रीय संरचना के अंदर झांकने का भी मौका नहीं मिला था, जहां उसे संदेह था कि खजाना रखा गया है। लियो जानता था कि अगर उसे इस मिशन को बिना किसी भयानक, अर्थहीन मौत के पूरा करने की थोड़ी सी भी उम्मीद रखनी है, तो उसे उस संरचना को भेदने और उसके अंदरूनी हिस्से की जासूसी करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। लेकिन जब भी वो पेड़ पर बैठकर उस पर नजर डालता, तो उसकी अंतरात्मा उसे नजरें हटाने के लिए चीख चीख कर कहती। वो अंदर नहीं जाना चाहता था, वो अंदर नहीं जा सका। ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक वो चीज, चेहरेविहीन मुखौटे और मौन कदमों वाला वो वस्त्रधारी पुजारी, उन दीवारों के भीतर किसी भूले हुए बुरे सपने से तराशे गए प्रैरी की तरह निवास करता रहे। उसे वो सब याद आ गया जो उसने देखा था, कैसे पुजारी के गुजरने पर हवा भी बदल गई थी, कैसे उससे भी अधिक शक्तिशाली जानवर उसके आने पर पूंछ दबाकर, पंजे कांपते हुए भाग जाते थे, और कैसे जब वह गुजरा तो आंगन के बाहर खड़े होने मात्र से ही उसका शरीर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कोई अदृश्य भार उसे धीरे धीरे कुचल रहा हो। तो क्या उस प्राणी के घर कहलाने वाली संरचना में स्वेच्छा से कदम रखने का विचार उचित है? ऐसा लगा जैसे आत्महत्या करने का विचार हो। यह एक ऐसा जोखिम है जिसे कोई भी समझदार हत्यारा कभी नहीं उठाएगा। और फिर भी जैसे जैसे वो दिन ब दिन देखता रहा, नोट्स लेता रहा, पैटर्न याद करता रहा, नक्शे बनाता रहा, और हर सूर्योदय के साथ उसके सीने के चारों ओर कसती जा रही दहशत की भावना से लड़ता रहा, कुछ बदल गया। ये घटना 23वीं सुबह घटी। वो पेड़ पर बैठकर फिर से देख रहा था, सुन्न उंगलियों से ठंडा भोजन खा रहा था। तभी पुजारी अपने सामान्य धूप जलाने के अनुष्ठान के लिए इमारत से बाहर निकला और भीतरी आंगन के चारों ओर उसी बेचैन कर देने वाले घेरे में चलने लगा। लेकिन लियो की नजर पुजारी पर नहीं पड़ी, बल्कि उस चीज पर पड़ी जिसे पुजारी ने नजरअंदाज कर दिया था। दो ग्रैंडमास्टर रैंक के भेड़िए आंगन में मंडरा रहे थे, इमारत के बहुत करीब चक्कर लगा रहे थे। उनमें से एक टूटे हुए खंभे पर अपने पंजे मार रहा था। जब पादरी बाहर चले गए तो वे घबराहट के मारे एक दलदल में गिर पड़े। उन पर इतना घुटन का दबाव था कि वे हिल भी नहीं पा रहे थे। वे सिसकते और सिसकती रहीं, और फिर भी पादरी ने मुड़कर नहीं देखा, जरा भी विचलित नहीं हुआ, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से चलता रहा, मानो वे जीव अस्तित्व में ही न हो, जिससे लियो को उम्मीद मिली कि शायद वह भी ग्रैंडमास्टर स्तर के प्राणियों को नजरअंदाज कर रहा था। लियो सीधा होकर बैठ गया, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह उन्हें खतरे के रूप में नहीं देखता। उसने आंखें सिकोड़ते हुए फुसफुसाया, शायद वो पुजारी लड़ाकू किस्म का भूत नहीं है। उसने अपनी सांस रोक ली। एक विचार उसके दिमाग के पिछले हिस्से से रेंगता हुआ ऊपर आया, मानो उसके गले में पित्त की तरह उमड़ रहा हो। 15 मिनट, वो खिड़की थी। पुजारी के अनुष्ठान शुरू करने के लिए भवन से बाहर निकलने से लेकर उसके वापस लौटने तक 15 मिनट का समय बीता। 15 मिनट तक गर्भगृह खुला रहा, निहत्थ था, शांत। बस एक बार, बस एक ही यात्रा, अंदर और बाहर, स्पर्श न करे, जोर से सांस न ले, कोई बड़ा जोखिम न ले, अचानक हरकत न करे। बस एक झलक, एक सर्वेक्षण, उन विशाल दरवाजों के पीछे वास्तव में क्या छिपा है, ये देखने का एक मौका, ताकि वो एक ठोस योजना बना सके, न कि अनुमान और हताशा से बनी योजना। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें उथली चल रही थीं। लेकिन फिर भी उन्होंने वो फैसला ले ही लिया, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया, तो बेहतर यही होगा कि वो अभी ही हार मान ले, क्योंकि बिना सोचे समझे और बिना उचित योजना के इस मिशन को अंजाम देना निश्चित रूप से मौत की ओर ले जाएगा। और इसलिए अगली सुबह, ठीक उसी क्षण जब पुजारी मुख्य द्वार से गायब हो गया, लियो पेड़ से कूद गया। स्टॉर्म फ्लैश ट्रेवर्स की एक झटके में आंगन में प्रकट हुआ, और लगभग सांस लेने की हिम्मत करते हुए कैसल ब्रावो के केंद्रीय टॉवर के विशाल द्वार से फिसलते हुए नीचे की ओर दौड़ पड़ा। और उसे अंदर क्या मिला, उसने उसे चलना फिरना ही भुला दिया। हवा ने सबसे पहले उसे झटका दिया, गर्मी से नहीं, सर्दी से नहीं, लेकिन किसी प्राचीन वस्तु के साथ। यह उस पर तरल शीशे की तरह दबाव डालता हुआ, उसके फेफड़ों और हड्डियों में रिश्ता हुआ, एक अदृश्य फंदे की तरह उसके दिल के चारों ओर लिपट गया। गंध बहुत तीव्र थी, जले हुए चर्मपत्र और सड़े हुए फूलों जैसी, और सन्नाटा इतना गहरा था कि अपने दिल की धड़कन भी युद्ध के ढोल की तरह सुनाई दे रही थी। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। और फिर उसने उसे देख लिया, एक चच, या उससे भी पुराना कुछ। गोलाकार, खोखला, धुंधले खंभों से घिरा हुआ, जिन पर एक ऐसी भाषा में नक्काशी की गई थी जिसे वह नहीं जानता था। दीवारों पर काले रंग से स्याही लगाकर मृत्यु और पुनर्जन्म, दुनिया के पतन और शहरों को निगलती लपटों के भित्तिचित्र उकेरे गए थे, जो सभी एक विशाल, दरार वाली पेंटिंग के चारों ओर केंद्रित थे, जिसने पूरी दूर की दीवार को घेर रखा था। जानरोक, 2 पैरों वाला छिपकली देवता, उसका शरीर पत्थर के कवच से ढका हुआ था। उसके हाथ खोपड़ियों के ढेर पर फैले हुए थे, उसका मुकुट टूट गया था और उसकी आंखें दिव्य सड़न से चमक रही थीं।
उस पेंटिंग के नीचे एक साधारण बिना सजावट वाली पत्थर की मेज थी और उसके ऊपर ओरिजिन मेटल के 2 छोटे टुकड़े रखे थे। ताला नहीं लगा है, सीलबंद नहीं है, बस वहीं रखा हुआ, अनजाने में, बेपरवाह, उसी धड़कन के साथ धीरे से गुनगुनाता हुआ, जिसने लियो की उंगलियों को फड़कने पर मजबूर कर दिया और उसकी दृष्टि एक पल के लिए धुंधली हो गई। अगर किसी को इसे पहचानने का तरीका विशेष रूप से न सिखाया गया हो, तो ये देखने में कुछ खास नहीं लगता था, बस लोहे की 2 पिंडियां थीं। और अगर लियो ने पहले इसकी तस्वीर नहीं देखी होती, तो वह भी इसे पहचान नहीं पाता। जिस मेज पर मूल धातु रखी थी, उसके सामने और खजाने और चित्र के बीच में एक केंद्र बिंदु की तरह रखा हुआ प्राचीन ताबूत था। लंबा, चमकीला, सोने और काले रंग से खुदे हुए चिन्ह जो अवशिष्ट शक्ति से झिलमिला रहे थे, जैसे कि उस पर एक नजर डालने मात्र से ही लियो शक्तिहीन और चक्कर महसूस करने लगा, और 2 सेकंड से भी कम समय में एक नजर देखने से ही वो लगभग बेहोश हो गया। इसे मत देखो, इसके पास मत जाओ, उसकी अंतरात्मा उसे चीख चीख कर कह रही थी, और वो उससे जितना हो सके दूर चला गया। उसने कमरे के अंदर किसी भी चीज को नहीं छुआ, नहीं वो फर्श पार कर पाया, वो बस दहलीज पर खड़ा रहा। लेआउट, टेबल की स्थिति, निकास तक जाने वाले कदमों की संख्या, हर कोने में मौजूद परछाइयों को याद करता रहा, और इस सब के दौरान वह अपने सीने में जोर से धड़क रही गड़गड़ाहट को शांत करने की कोशिश करता रहा। फिर जब 15 मिनट का 5वां मिनट लगभग समाप्त होने वाला था, वह मुड़ा, चुपके से बाहर निकला और टेलीपोर्टेशन की एक और खामोश झिलमिलाहट में गायब हो गया। जब वह पसीने से तरबतर होकर अपनी पसंदीदा जगह पर स्थित पेड़ की जड़ों के नीचे गिर पड़ा और उसकी उंगलियां मिट्टी में धसी हुई थीं, तभी उसने आखिरकार खुद को फिर से सांस लेने की अनुमति दी, क्योंकि वह अपने दिल की धड़कन को अपनी छाती से बाहर निकलते हुए महसूस कर सकता था। यह मेरे जीवन का सबसे खतरनाक काम था, लियो ने अपने धड़कते दिल पर हाथ रखते हुए उसे शांत करने की कोशिश करते हुए खुद से कहा, जबकि उसकी सांसें अनियमित गति से चल रही थीं, क्योंकि ताबूत पर नजर डालने के बाद से उसका दिमाग उस धुंधलेपन से उबर रहा था। एक प्राचीन देवता का विश्राम स्थल, लियो ने सोचा, क्योंकि वह अपनी नसों में एड्रेनालाइन का प्रवाह महसूस कर सकता था, क्योंकि उसकी लड़ने या भागने की प्रतिक्रिया पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी। मैं ये कर सकता हूँ, उसने अंततः खुद से फुसफुसाते हुए कहा, और वह बात स्वीकार कर ली जिसे वो अब तक खुलकर कहने से बहुत डरता था। उनकी आवाज कर्कश थी, कम, लगभग टूट चुका है। अब मुझे पता है कि मैं क्या चुरा रहा हूँ, उसने पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से कहा, मानो समय ठहरी हुई दुनिया में प्रवेश करने के बाद से वो ऐसा पहली बार कह रहा हो। उसे अपनी सफलता की संभावनाओं पर विश्वास होने लगा। समय स्थिर दुनिया, कैसल ब्रावो परिधि, लियो का दृष्टिकोण। मरम्मत का काम पूरा हो जाने के बाद सबसे मुश्किल काम असल में शुरू हुआ, जो कि वास्तविक डकैती को अंजाम देने की योजना बनाना था। अब तक, हालांकि लियो ने बाहरी आंगन का घुटन भरे विस्तार से जायजा लिया था, हर ढहे हुए मेहराब का नक्शा बनाया था, अपने प्रवेश बिंदु और टेलीपोर्टेशन गेट के बीच पत्थर के हर इंच का जायजा लिया था, लेकिन उसे केंद्रीय संरचना के अंदर झांकने का भी मौका नहीं मिला था, जहां उसे संदेह था कि खजाना रखा गया है। लियो जानता था कि अगर उसे इस मिशन को बिना किसी भयानक, अर्थहीन मौत के पूरा करने की थोड़ी सी भी उम्मीद रखनी है, तो उसे उस संरचना को भेदने और उसके अंदरूनी हिस्से की जासूसी करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। लेकिन जब भी वो पेड़ पर बैठकर उस पर नजर डालता, तो उसकी अंतरात्मा उसे नजरें हटाने के लिए चीख चीख कर कहती। वो अंदर नहीं जाना चाहता था, वो अंदर नहीं जा सका। ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक वो चीज, चेहरेविहीन मुखौटे और मौन कदमों वाला वो वस्त्रधारी पुजारी, उन दीवारों के भीतर किसी भूले हुए बुरे सपने से तराशे गए प्रैरी की तरह निवास करता रहे। उसे वो सब याद आ गया जो उसने देखा था, कैसे पुजारी के गुजरने पर हवा भी बदल गई थी, कैसे उससे भी अधिक शक्तिशाली जानवर उसके आने पर पूंछ दबाकर, पंजे कांपते हुए भाग जाते थे, और कैसे जब वह गुजरा तो आंगन के बाहर खड़े होने मात्र से ही उसका शरीर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कोई अदृश्य भार उसे धीरे धीरे कुचल रहा हो। तो क्या उस प्राणी के घर कहलाने वाली संरचना में स्वेच्छा से कदम रखने का विचार उचित है? ऐसा लगा जैसे आत्महत्या करने का विचार हो। यह एक ऐसा जोखिम है जिसे कोई भी समझदार हत्यारा कभी नहीं उठाएगा। और फिर भी, जैसे जैसे वो दिन ब दिन देखता रहा, नोट्स लेता रहा, पैटर्न याद करता रहा, नक्शे बनाता रहा, और हर सूर्योदय के साथ उसके सीने के चारों ओर कसती जा रही दहशत की भावना से लड़ता रहा, कुछ बदल गया। ये घटना 23वीं सुबह घटी। वो पेड़ पर बैठकर फिर से देख रहा था, सुन्न उंगलियों से ठंडा भोजन खा रहा था। तभी पुजारी अपने सामान्य धूप जलाने के अनुष्ठान के लिए इमारत से बाहर निकला और भीतरी आंगन के चारों ओर उसी बेचैन कर देने वाले घेरे में चलने लगा। लेकिन लियो की नजर पुजारी पर नहीं पड़ी, बल्कि उस चीज पर पड़ी जिसे पुजारी ने नजरअंदाज कर दिया था। 2 ग्रैंडमास्टर रैंक के भेड़िए आंगन में मंडरा रहे थे, इमारत के बहुत करीब चक्कर लगा रहे थे। उनमें से एक टूटे हुए खंभे पर अपने पंजे मार रहा था।
जब पादरी बाहर चले गए तो वे घबराहट के मारे एक दलदल में गिर पड़े। उन पर इतना घुटन का दबाव था कि वे हिल भी नहीं पा रहे थे। वे सिसकते और सिसकती रहीं, और फिर भी पादरी ने मुड़कर नहीं देखा, जरा भी विचलित नहीं हुआ, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से चलता रहा, मानो वे जीव अस्तित्व में ही न हो, जिससे लियो को उम्मीद मिली कि शायद वह भी ग्रैंडमास्टर स्तर के प्राणियों को नजरअंदाज कर रहा था। लियो सीधा होकर बैठ गया, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह उन्हें खतरे के रूप में नहीं देखता। उसने आंखें सिकोड़ते हुए फुसफुसाया, शायद वो पुजारी लड़ाकू किस्म का भूत नहीं है। उसने अपनी सांस रोक ली। एक विचार उसके दिमाग के पिछले हिस्से से रेंगता हुआ ऊपर आया, मानो उसके गले में पित्त की तरह उमड़ रहा हो। 15 मिनट, वो खिड़की थी। पुजारी के अनुष्ठान शुरू करने के लिए भवन से बाहर निकलने से लेकर उसके वापस लौटने तक 15 मिनट का समय बीता। 15 मिनट तक गर्भगृह खुला रहा, निहत्थ था, शांत। बस एक बार, बस एक ही यात्रा, अंदर और बाहर। स्पर्श न करें, जोर से सांस न लें, कोई बड़ा जोखिम न लें, अचानक हरकत न करें। बस एक झलक, एक सर्वेक्षण, उन विशाल दरवाजों के पीछे वास्तव में क्या छिपा है, ये देखने का एक मौका, ताकि वो एक ठोस योजना बना सके, न कि अनुमान और हताशा से बनी योजना। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें उथली चल रही थीं। लेकिन फिर भी उन्होंने वो फैसला ले ही लिया, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो बेहतर यही होगा कि वो अभी ही हार मान ले, क्योंकि बिना सोचे समझे और बिना उचित योजना के इस मिशन को अंजाम देना निश्चित रूप से मौत की ओर ले जाएगा। और इसलिए अगली सुबह, ठीक उसी क्षण जब पुजारी मुख्य द्वार से गायब हो गया, लियो पेड़ से कूद गया। स्टॉर्म फ्लैश ट्रेवर्स की एक झटके में आंगन में प्रकट हुआ और लगभग सांस लेने की हिम्मत करते हुए कैसल ब्रावो के केंद्रीय टॉवर के विशाल द्वार से फिसलते हुए नीचे की ओर दौड़ पड़ा। और उसे अंदर क्या मिला, उसने उसे चलना फिरना ही भुला दिया। हवा ने सबसे पहले उसे झटका दिया, गर्मी से नहीं, सर्दी से नहीं, लेकिन किसी प्राचीन वस्तु के साथ। यह उस पर तरल शीशे की तरह दबाव डालता हुआ, उसके फेफड़ों और हड्डियों में रिश्ता हुआ, एक अदृश्य फंदे की तरह उसके दिल के चारों ओर लिपट गया। गंध बहुत तीव्र थी, जले हुए चर्मपत्र और सड़े हुए फूलों जैसी, और सन्नाटा इतना गहरा था कि अपने दिल की धड़कन भी युद्ध के ढोल की तरह सुनाई दे रही थी। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। और फिर उसने उसे देख लिया, एक चच, या उससे भी पुराना कुछ। गोलाकार, खोखला, धुंधले खंभों से घिरा हुआ, जिन पर एक ऐसी भाषा में नक्काशी की गई थी जिसे वह नहीं जानता था। दीवारों पर काले रंग से स्याही लगाकर मृत्यु और पुनर्जन्म, दुनिया के पतन और शहरों को निगलती लपटों के भित्तिचित्र उकेरे गए थे, जो सभी एक विशाल, दरार वाली पेंटिंग के चारों ओर केंद्रित थे, जिसने पूरी दूर की दीवार को घेर रखा था। ज़ानरोक, 2 पैरों वाला छिपकली देवता, उसका शरीर पत्थर के कवच से ढका हुआ था। उसके हाथ खोपड़ियों के ढेर पर फैले हुए थे, उसका मुकुट टूट गया था और उसकी आंखें दिव्य सड़न से चमक रही थीं। उस पेंटिंग के नीचे एक साधारण, बिना सजावट वाली पत्थर की मेज थी और उसके ऊपर ओरिजिन मेटल के 2 छोटे टुकड़े रखे थे। ताला नहीं लगा है, सीलबंद नहीं है, बस वहीं रखा हुआ, अनजाने में, बेपरवाह, उसी धड़कन के साथ धीरे से गुनगुनाता हुआ, जिसने लियो की उंगलियों को फड़कने पर मजबूर कर दिया और उसकी दृष्टि एक पल के लिए धुंधली हो गई। अगर किसी को इसे पहचानने का तरीका विशेष रूप से न सिखाया गया हो, तो ये देखने में कुछ खास नहीं लगता था, बस लोहे की 2 पिंडियां थीं। और अगर लियो ने पहले इसकी तस्वीर नहीं देखी होती, तो वह भी इसे पहचान नहीं पाता। जिस मेज पर मूल धातु रखी थी, उसके सामने और खजाने और चित्र के बीच में एक केंद्र बिंदु की तरह रखा हुआ प्राचीन ताबूत था। लंबा, चमकीला, सोने और काले रंग से खुदे हुए चिन्ह जो अवशिष्ट शक्ति से झिलमिला रहे थे, जैसे कि उस पर एक नजर डालने मात्र से ही लियो शक्तिहीन और चक्कर महसूस करने लगा, और 2 सेकंड से भी कम समय में एक नजर देखने से ही वो लगभग बेहोश हो गया। इसे मत देखो, इसके पास मत जाओ, उसकी अंतरात्मा उसे चीख चीख कर कह रही थी, और वो उससे जितना हो सके दूर चला गया। उसने कमरे के अंदर किसी भी चीज को नहीं छुआ, नहीं वो फर्श पार कर पाया, वो बस दहलीज पर खड़ा रहा। लेआउट, टेबल की स्थिति, निकास तक जाने वाले कदमों की संख्या, हर कोने में मौजूद परछाइयों को याद करता रहा, और इस सब के दौरान वह अपने सीने में जोर से धड़क रही गड़गड़ाहट को शांत करने की कोशिश करता रहा। फिर जब 15 मिनट का 5वां मिनट लगभग समाप्त होने वाला था, वह मुड़ा, चुपके से बाहर निकला और टेलीपोर्टेशन की एक और खामोश झिलमिलाहट में गायब हो गया। जब वह पसीने से तरबतर होकर अपनी पसंदीदा जगह पर स्थित पेड़ की जड़ों के नीचे गिर पड़ा और उसकी उंगलियां मिट्टी में धसी हुई थीं, तभी उसने आखिरकार खुद को फिर से सांस लेने की अनुमति दी, क्योंकि वह अपने दिल की धड़कन को अपनी छाती से बाहर निकलते हुए महसूस कर सकता था। यह मेरे जीवन का सबसे खतरनाक काम था, लियो ने अपने धड़कते दिल पर हाथ रखते हुए, उसे शांत करने की कोशिश करते हुए खुद से कहा,
जबकि उसकी सांसें अनियमित गति से चल रही थीं, क्योंकि ताबूत पर नजर डालने के बाद से उसका दिमाग उस धुंधलेपन से उबर रहा था। एक प्राचीन देवता का विश्राम स्थल, लियो ने सोचा, क्योंकि वह अपनी नसों में एड्रेनालाइन का प्रवाह महसूस कर सकता था, क्योंकि उसकी लड़ने या भागने की प्रतिक्रिया पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी। मैं ये कर सकता हूँ, उसने अंततः खुद से फुसफुसाते हुए कहा, और वह बात स्वीकार कर ली जिसे वो अब तक खुलकर कहने से बहुत डरता था। उनकी आवाज कर्कश थी, कम, लगभग टूट चुका है। अब मुझे पता है कि मैं क्या चुरा रहा हूँ, उसने पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से कहा, मानो समय ठहरी हुई दुनिया में प्रवेश करने के बाद से वो ऐसा पहली बार कह रहा हो। उसे अपनी सफलता की संभावनाओं पर विश्वास होने लगा। समय ठहरी हुई दुनिया, वेदी कक्ष, लियो का दृष्टिकोण। ताबूत की तरफ मत देखो, ताबूत की तरफ मत देखो। लियो अपने मन में टूटे हुए मंत्र की तरह शब्दों को बुदबुदाता रहा। जैसे ही उसने अपनी आंखें आगे की ओर केंद्रित की और कमरे के दूसरे छोर पर स्थित पत्थर की मेज की ओर जानबूझकर कदम बढ़ाए, अपने और अपने लक्ष्य के बीच पड़े विशाल ताबूत को अनदेखा करते हुए। वो जानता था कि ज़ारनोक के ताबूत या उसके द्वारा चित्रित भित्तिचित्र की ओर देखने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा, और इसलिए उसने मानसिक रूप से खुद को वहां देखने से भी रोक लिया। कदम कदम बढ़ते मनोवैज्ञानिक दबाव के बावजूद वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मेज के करीब पहुंचता गया। हालांकि जैसे ही उसके जूते उस अदृश्य रेखा को पार कर गए जिसने ताबूत को उसकी दृष्टि के परिधीय भाग में ला दिया, लियो को लगा कि उसकी दृष्टि दोहरी हो गई है, उसका दिमाग सुन्न हो गया है और उसके पैर लगभग लड़खड़ा गए हैं, मानो किसी अनकहे दबाव ने उसकी खोपड़ी के चारों ओर अपनी उंगलियां लपेट ली हो और उसे धीरे धीरे निचोड़ना शुरू कर दिया हो। उसकी पलकें असामान्य रूप से भारी महसूस होने लगी और होश में रहने का संघर्ष और भी तीव्र हो गया, क्योंकि उसकी आंखें अब उसकी इच्छा के अनुरूप चलने से साफ इनकार कर रही थीं। नहीं, तुम नहीं सो सकते, तुम अभी सो नहीं सकते, जब तक तुम इस दुनिया से सुरक्षित बाहर नहीं निकल जाते, तब तक नहीं, लियो ने खुद को याद दिलाया, और दांत पीसते हुए केवल अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर आगे बढ़ा। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा, आधा घिसटता हुआ, आधा अपनी प्रबल इच्छाशक्ति के बल पर, और कुछ ही सेकंड शेष रहते हुए किसी तरह पत्थर की मेज तक पहुंचने में कामयाब रहा। बस यही है, मुझे उम्मीद है कि ये दिखने में जितने भारी लग रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा भारी न हो। लियो ने प्रार्थना की और धातु के उन 2 टुकड़ों को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें छुआ, अनजाने में उसके फेफड़ों से एक चीख निकल गई। आह! वो लगभग उसी क्षण उन्हें वहीं गिराने ही वाला था, क्योंकि दोनों हथेलियों में असहनीय दर्द उभर आया, जिसने उसकी नसों को इस तरह झुलसा दिया जैसे धातु को सूर्य के हृदय में गड़ा गया हो। ये पिघले हुए लावा से भी ज्यादा गर्म महसूस हो रहा था, क्योंकि देखने में साधारण और भद्दा होने के बावजूद इसकी सतह का तापमान लाल गर्म लोहे जितना गर्म था, भले ही यह अपने आसपास कोई गर्मी विकीर्ण नहीं कर रहा था। एक सामान्य व्यक्ति तो ब्लॉक को छूते ही छोड़ देता, लेकिन लियो ने उन्हें नहीं छोड़ा। दर्द को सहते हुए उसने धातु के टुकड़ों को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि दिमाग सुन्न कर देने वाली गर्म वस्तुएं उसके शरीर को चीर रही थीं। इसके बावजूद उसने स्टॉर्म फ्लैश ट्रैवर्स को सक्रिय किया और नीली बिजली की एक धुंधली चमक में तुरंत वेदी कक्ष से गायब हो गया। लेकिन जैसे ही वो भागा, जैसे ही उसका पिछला ठिकाना उसके जूतों के नीचे चमक उठा और वो गति के धुंधलेपन में गायब हो गया, उसके आसपास की दुनिया ने चोरी पर प्रतिक्रिया दी, शोर या प्रकाश से नहीं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण से, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अंदर की ओर सिमट रही हो, समय और भार को उसके चारों ओर एक धीमी, अपरिहार्य कुचलने वाली स्थिति में समेट रही हो। क्योंकि तभी ताबूत कांपने लगा था, और हवा का दबाव, जो पहले से ही उसकी त्वचा पर घने कोहरे की तरह महसूस हो रहा था, अचानक भयानक स्तर तक बढ़ गया। इतना भारी, इतना घुटन भरा घना हो गया कि ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ उसकी पीठ पर पटक दिया गया हो, जिससे उसके फेफड़े दब गए हो और उसकी हड्डियों से ताकत चूर चूर हो गई हो। अपने खजाने की चोरी होने के कारण झानरोक की आत्मा में हलचल मच गई थी, और उससे निकलने वाली अपार ऊर्जा को लियो एक पल के लिए भी सहन नहीं कर पा रहा था। कांपना कभी मंद और स्थिर रहने वाला वेदी कक्ष अब किसी प्राचीन और द्वेषपूर्ण चीज से स्पंदित हो रहा था, क्योंकि लियो को एक भयानक जागरूकता अपनी रीढ़ की हड्डी में रेंगती हुई और अपने विचारों में घर करती हुई महसूस हो रही थी, मानो वो केवल अपनी उपस्थिति से ही उसके गले से सांस रोक देने की धमकी दे रही हो। समानांतर प्रसंस्करण, उसने दांत पीसते हुए इसे ट्रिगर किया, और तुरंत ही अराजकता धीमी हो गई, क्योंकि उसकी दृष्टि फैल गई, उसकी धड़कन छोटे, अधिक मापने योग्य टुकड़ों में विभाजित हो गई, और उसका दिमाग सूचनाओं के आने वाले सैलाब को समानांतर धागों में विभाजित करने लगा, जिनमें से प्रत्येक उसे जीवित रखने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो पुनः प्रकट हुआ, उसका दूसरा टेलीपोर्टेशन बिंदु उसकी दृष्टि में आ गया, ठीक उस टूटे हुए मेहराब के बगल में जो वेदी का प्रवेश द्वार था, जहां उसकी अंतरात्मा ने उसे फिर से आगे बढ़ने के लिए उकसाया, क्योंकि उसकी तेज दृष्टि के परिधि से उसने खतरनाक हलचल की एक झलक देखी। पुरोहित अब वो स्थिर नहीं था,
उसका चेहराविहीन मुखौटा अब भूतिया बैंगनी प्रकाश से चमक रहा था। उसकी आंखें ठंडी आग की तरह दुनिया के ताने बाने को चीर रही थीं, और वो लियो की ओर पूरी तरह से अनियंत्रित क्रोध से देख रहा था। जिस अगरबत्ती को वो कभी पकड़े हुए था, उसकी जगह अब एक दिव्य तलवार थी, जो रक्त जैसे लाल रंग के प्रतीकों से चमक रही थी और उनमें हत्या का भाव झलक रहा था। और वो उसका पीछा कर रहा था। नहीं, पीछा करना नहीं, लाभ उठाना। लियो ने दोबारा टेलीपोर्ट किया और पीछे मुड़कर देखा तो उसे बढ़ते हुए भय के साथ एहसास हुआ कि पुजारी टेलीपोर्ट करते समय केवल दौड़ने के बावजूद उनके बीच की दूरी को पहले ही आधा कर चुका था। नहीं, नहीं, ये संभव नहीं है। उसे इतना तेज नहीं होना चाहिए। उसे एहसास हुआ, उसके शरीर की हर कोशिका में दहशत दौड़ गई। जैसे ही उसने स्टॉर्म फ्लैश ट्रैवर्स को फिर से सक्रिय किया, उसने अविश्वसनीय मात्रा में माना को अगले चेकपॉइंट पर बेतहाशा गति से झोंक दिया, और प्रकाश की एक धुंधली सी चमक में आगे बढ़ते हुए अब वो खुले गलियारे के आधे रास्ते तक पहुंच चुका था। क्या मैं बच पाऊंगा, उसने सोचा, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि भूत उसका पीछा कर रहा है। हालांकि सुरक्षा तक पहुंचने के लिए अब उसे बस थोड़ी ही दूरी तय करनी थी। अब तक उसके हाथ कांपने लगे थे, उसकी सांसें अब नियमित नहीं थीं, उसकी छाती घबराहट भरी छोटी छोटी झटकों में ऊपर नीचे हो रही थी, और उसके विचार, भले ही बिखरे हुए और स्पष्ट थे, खुद को दोहरा रहे थे, भय से भरे हुए चक्र में फंसे हुए थे। ये मुकाबला कांटे का होगा। उसने फिर से आगे बढ़ने के लिए जोर लगाया, बीच रास्ते में थोड़ा लड़खड़ाया और फिर संभल गया। उसकी निगाहें सामने की ओर टिकी हुई थीं, क्योंकि बस आगे, शायद ज्यादा से ज्यादा 20 मीटर की दूरी पर, वो टेलीपोर्टेशन गेट था जिसे उसने पहले सक्रिय किया था। ये हल्के नीले प्रकाश से स्पंदित हो रहा था, लगभग असंयमित ऊर्जा से जगमगा रहा था, और इसने उसे इस शापित महल से तुरंत भागने की उम्मीद दी। उसे वहां पहुंचने के लिए एक आखिरी छलांग लगानी थी, एक आखिरी सांस लेनी थी। लेकिन फिर उसने इसे देख लिया। दाईं ओर 40 मीटर से भी कम दूरी पर युद्ध और धातु से बनी एक मूर्ति की तरह सिल्वर आर्मर्ड गार्ड खड़ा था। इसकी तलवार पहले से ही आधी निकली हुई थी, इसकी मुद्रा कुंडलित और परिपूर्ण थी, मानो कोई हत्यारा मशीन किसी शरारती चूहे का सफाया करने के लिए जागृत हो गई हो। इसका इरादा इतना तीक्ष्ण था कि यह बिना हिले डुले अपने आसपास की हवा को चीरता हुआ निकल गया। इसे देखते ही लियो को ऐसा महसूस होने लगा जैसे सब खत्म हो गया। यह विचार अनायास ही उसके मन में आया, इससे पहले कि वो इसे जबरदस्ती बाहर निकाल दे। नहीं, अभी नहीं, ऐसा मत सोचो, आगे बढ़ो, उसने खुद से कहा, लेकिन अब उसके पैर उतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। उसका शरीर पल भर के लिए पिछड़ रहा था। वो पल बहुत मायने रखते थे, क्योंकि चारों ओर से उस पर पड़ रहे दबाव को वो अब आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसके पीछे दिव्य तलवार लिए पुजारी अविश्वसनीय रूप से तेजी से उनके बीच की दूरी कम कर रहा था। उसके दाहिनी ओर हमला करने के लिए तैयार गार्ड अपना हमला शुरू करने ही वाला था। और इन सबके पीछे दुर्भावना के दम घोटने वाले पर्दे की तरह ज़ारनोक की आत्मा उठ रही थी, और इसके साथ ही गलियारे में दबाव भी बढ़ रहा था, यहां तक कि दीवारें और उसके पैरों के नीचे की जमीन भी कांपने लगी। उसके पास समय कम होता जा रहा था, उसके पास जगह कम होती जा रही थी, और भले ही द्वार बस सामने ही था, इतना करीब कि वह लगभग अपनी त्वचा पर आयामी ऊर्जा का खिंचाव महसूस कर सकता था। टकराव से पहले, अवरोधन से पहले, विनाश से पहले बचे हुए कुछ सेकंड दोनों ही बहुत लंबे लगे, और पर्याप्त समय भी नहीं। समय ठहर गया। संसार, वेदी कक्ष के बाहर का गलियारा, लियो के दृष्टिकोण से बस 20 मीटर, और लियो ने अपने दांत पीसते हुए स्टॉर्मफ्लैश ट्रैवर्स को आखिरी बार सक्रिय किया और अपनी बची हुई सारी ताकत से खुद को आगे की ओर झोंक दिया। उसकी मांसपेशियां दर्द से चीख रही थीं, हर एक रेशा अपनी जगह से फट रहा था, जबकि उसके फेफड़े हवा का एक छोटा सा कण भी अंदर खींचने के लिए संघर्ष कर रहे थे, मानो वातावरण ही तारकोल में बदल गया हो। उसके शरीर की हर नस जल रही थी, न केवल शारीरिक दर्द से, बल्कि उस अदृश्य बोझ से जो उस पर दबाव डाल रहा था, मौत की घुटन भरी मौजूदगी से जो उसके पीछे मंडरा रही थी, हर धड़कन के साथ करीब आती जा रही थी, हर उस हिचकिचाहट के साथ जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, जरा भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सांस तक नहीं ली, क्योंकि वह जानता था संकोच का मतलब मौत था, और अब हर एक माइक्रोसेकंड मायने रखता था। उसे अपनी हड्डियों में इसका एहसास हो रहा था। पुजारी का शापित ब्लेड पहले ही गति में था, दिव्य क्रोध से गूंजता हुआ सटीकता के साथ आगे बढ़ रहा था, मानो उसकी पीठ से उसके दिल को भेदने का लक्ष्य रखता हो। वहीं दाईं ओर सिल्वर आर्मर्ड गार्ड ने पहले ही सर्वशक्तिशाली तलवार का वार कर दिया था, वही जिसने उस अलौकिक स्तर के प्रेत को पलक झपकते ही नष्ट कर दिया था। वो हमला जो महज एक साधारण हमले की बजाय एक विशिष्ट क्षेत्र की विशेषज्ञता प्रतीत होता था। जैसे जैसे उसे दोनों हमलों का एक साथ अपने ऊपर आने का आभास हो रहा था,
पुनः प्रकट होना। जैसे ही वो टेलीपोर्टेशन के आखिरी चरण से वापस प्रकट हुआ, द्वार ठीक उसके सामने था। वो 1 मीटर से भी कम दूरी पर था। तभी उसने आखिरी कदम उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी ओर छलांग लगा दी। 0.9 मीटर, 0.7, 0.5। अब उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था मानो उसकी आवाज उसकी हड्डियों तक गूंज रही हो। क्योंकि इस क्षण वह इसे महसूस कर सकता था। वो अपने ऊपर लगभग आ चुके तलवार के वार का दबाव और अपने वस्त्र के कपड़े को लगभग छू चुके तलवार के वार की नोक को महसूस कर सकता था। उस क्षण मृत्यु लगभग अपरिहार्य प्रतीत हो रही थी। ठीक उसी क्षण सब कुछ अचानक धुंधला हो गया। जैसे ही उसके और टेलीपोर्टेशन गेट के बीच की दूरी घटकर 0.2 मीटर रह गई, गेट उसके शरीर को अपनी ओर खींचने लगा। वास्तविकता विकृत हो गई, दुनिया बिखर गई, और लियो अब वहां नहीं था। नीले रंग की एक चमक ने उसे घेर लिया। पोर्टल ने पलक झपकते ही उसकी पूरी आकृति को निगल लिया। इतनी सटीक, इतनी अविश्वसनीय रूप से सटीक कि अगर वो 0.01 सेकंड भी धीमा होता तो तलवार उसकी खोपड़ी को चीर देती और पुजारी का ब्लेड उसी क्षण उसके दिल को भेद देता। लेकिन उसने समय का सही अनुमान लगाया था। उसने वास्तव में इसका समय नोट किया था। श्रेष्ठता के लिए। और जैसे ही उसका शरीर आयामी ऊर्जा की धाराओं में विलीन हो गया, मूल धातु को अपने खून से लथपथ हाथों में मजबूती से पकड़े हुए अंतरिक्ष में इधर उधर फेंका गया। लियो अंततः कैसल ब्रावो से भागने में कामयाब हो गया। मुश्किल से, लेकिन अभी भी जीवित है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ये शांति का मौन नहीं, बल्कि अनुपस्थिति का मौन था, क्योंकि जमीन की आवाज और कांपती हुई किले की दीवारों की आवाज की जगह उसके कानों में गूंजते उसके दिल की स्थिर धड़कन ने ले ली थी। शुआ उसका शरीर एक भारहीन पंख की तरह टेलीपोर्टेशन गेट से होकर गुजरा, और कुछ ही क्षण पहले उस पर महसूस हो रहा अत्यधिक दबाव अचानक गायब हो गया, और उसकी जगह उपलब्धि और राहत की भावना ने ले ली। ऐसा लग रहा था मानो अनंत काल के बाद पहली बार कोई खतरा नहीं था, कोई तलवार नहीं थी, कोई दबाव उसे घेरे हुए नहीं था, क्योंकि वो आखिरकार फिर से चैन की सांस ले पा रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से वह राहत केवल एक पल के लिए ही रही, क्योंकि इसके बाद जो दूसरी सांस उसने ली, उसके पेट में एक अजीब सी हलचल हुई। जैसे ही उसका दिमाग वास्तविकता में वापस लौटा और उसे याद दिलाया, ये खत्म नहीं हुआ। उसके शरीर से आयामी स्थैतिकता के अंतिम अंश भी हटते ही अचानक भय से उसका पेट मचल उठा, क्योंकि भले ही वो कैसल ब्रावो से बच निकला था, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं। वो पिकअप जोन से लगभग आधा मील दूर फिर से प्रकट होने वाला था, और अब उसके पास विमान तक पहुंचने और उसमें सवार होने के लिए ठीक 40 सेकंड बचे थे। निकास द्वार के नीचे का बंजर इलाका, निष्कर्षण क्षेत्र के ठीक पूर्व में। झिलमिलाहट लियो के जूते फटी हुई बंजर धरती पर पड़े और वो तोप के गोले की तरह दरार से बाहर लुढ़क गया। गति उसे आगे ले गई और वो एक घुटने के बल गिर पड़ा। उसके नीचे की मिट्टी उड़ गई, लेकिन धूल के बैठने से पहले ही उसने वो आवाज सुन ली। वीओ जेट इंजनों की गर्जना, दूर से आती हुई लेकिन मौजूद सी। उसे ये सुनकर एक साथ राहत और उतनी ही बेचैनी महसूस हो रही थी। भगवान का शुक्र है मैं अभी भी यहीं हूं, लियो ने सोचा। उसकी आंखें आवाज की ओर दौड़ पड़ी, और ठीक समय पर उसे विशाल गहरे भूरे रंग के जेट की एक झलक मिली, जो लगभग 500 मीटर दूर ऊपर खड़ा था, और उसका रैंप अभी भी नीचे था, क्योंकि बचे हुए लोग अस्त व्यस्त समूहों में उसकी ओर दौड़ रहे थे। रुको, मेरा इंतजार करना, वो चीख उठा। उसकी आवाज कर्कश और फटी हुई सी लग रही थी। जैसे ही वो सूखी, फटी हुई जमीन पर दौड़ पड़ा, हवा उसके कानों के पास से चीखती हुई गुजरी और वो अपनी पूरी गति से आगे बढ़ गया। झूप उसके पैर ऐसी बेताबी से चलने लगे जो भौतिकी के नियमों को धता बता रही थी। उसके शरीर के हर हिस्से से ऊर्जा फूट रही थी, क्योंकि एड्रेनालाइन उसके शरीर में भर गया था और मानसिक थकान को दूर कर रहा था। उसकी त्वचा जल रही थी, उसकी हड्डियां दर्द से कराह रही थीं। उसकी हथेलियां अभी भी उस धातु के जलने के निशान से झुलसी हुई थीं, लेकिन लियो रुका नहीं। वो दौड़ता रहा। उसने मूल धातु के ब्लॉकों को अपनी स्थानिक थैली में सरका दिया और अपनी गति बढ़ाने के लिए अपनी मुठियां भींच लीं। शू, इंजन अब और भी जोर से दहाड़ रहे थे। जैसे जैसे वाहन उड़ान भरने के लिए आगे बढ़ रहा था, उनकी आवाज बढ़ती जा रही थी, और जैसे ही रैंप ऊपर की ओर झुकने लगा, हवा के झोंके ने लगभग आखिरी जीवित व्यक्ति को उसके पैरों से गिरा दिया। लेकिन लियो ने अपनी रफ्तार धीमी नहीं की। वो अपनी पूरी ताकत से दौड़ा। 10 मीटर, 5 उसने छलांग लगाए। धड़ाम, तारांकन रैंप के बंद होने से ठीक पहले वो विमान के फर्श पर जा गिरा, और जैसे ही जेट ऊपर उठने लगा, उसका शरीर धातु के फर्श पर थोड़ा सा फिसल गया। नर्क, उसके आगमन से पहले से बैठे यात्री चौंक गए। कुछ लोग उसके खून से लथपथ शरीर को मिसाइल की तरह अचानक सामने आते देख सदमे से हौंफने लगे। लेकिन लियो के पास घूरने के लिए समय नहीं था। चलो, वो पायलट पर चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी।
उसने अपना हाथ दीवार पर पटका और दूसरा हाथ घबराहट में खिड़की से बाहर की ओर इशारा कर रहा था। चलो, अभी उड़ान भरो। पायलट ने पलकें झपकाई, सिर्फ एक बार, फिर थ्रॉटल को आगे की ओर धकेल दिया। दोनों जेट इंजन पूरी ताकत से गरजने लगे और जहाज ऊपर उठने लगा, नीचे की बहती हुई समय स्थिर दुनिया से बचने के लिए झुकने लगा। लियो खिड़की की ओर मुड़ा, उसका दिल जोर से धड़क रहा था और वह खून से लाल आंखों से दूर तक देखता रहा, प्रार्थना कर रहा था कि वे इतनी तेजी से आगे बढ़ें कि वह बच सके, क्योंकि उनके हिसाब से मूल धातु को छूने के बाद से ठीक 44 सेकंड बीत चुके थे, जिसका मतलब था कि उसके पास इस दुनिया से निकलने के लिए केवल 26 सेकंड बचे थे। क्रोधित ईश्वर से बचने के लिए 26 सेकंड का समय था, जो पहले ही जागना शुरू कर चुका था। जीने और सफल होने के लिए 26 सेकंड, या मरने और नष्ट होने के लिए। हालांकि लियो को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह काफी होगा या नहीं। मन ही मन उसने प्रार्थना की कि ऐसा ही हो, क्योंकि इस समय तक उसने योजना को सफल बनाने के लिए वास्तव में अपनी पूरी कोशिश कर ली थी, और इतने करीब आकर असफल होना शर्मनाक होता। जेट के अंदर, समय स्थिर दुनिया से ऊपर उठते हुए, लियो के दृष्टिकोण से जेट के अंदर पहुंचने के बाद भी लियो ने सीट नहीं ली। वो ऐसा नहीं कर सका। इसके बजाय वो बस जेट की खिड़की पर खड़ा रहा, अपनी उंगलियों को अपने सामने वाली सीट के पिछले हिस्से पर जकड़े हुए। उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे, कंधे आगे की ओर झुके हुए थे क्योंकि उसने अपना माथा ठंडे शीशे पर टिका रखा था। नीचे के दृश्य को तेजी से ऊपर की ओर उठते हुए धुंधला होते हुए देख रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। 47, 48, 49, उसके दिमाग में वे संख्याएं युद्ध के ढोल की तरह गूंज रही थीं, तेज नहीं बल्कि लगातार, हर टिक उसकी रीढ़ की हड्डी से गुजरने वाली नसों पर हथौड़े की तरह लग रही थी। अब जेट की गर्जना और भी तेज हो गई, इंजन पूरी ताकत से काम कर रहे थे, विमान तेजी से एक तरफ झुक रहा था क्योंकि वो निकास द्वार की ओर चल रहा था, आजादी की ओर। फिर भी लियो को आजादी का एहसास नहीं हो रहा था, अभी नहीं। 56, 57, 58, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बाकी यात्री अपनी सीटों पर जोर से धक्के खा गए, कुछ दबाव से कराह रहे थे, कुछ अपने कांपते हुए हाथों से अपनी सुरक्षा बेल्ट को कसकर पकड़े हुए थे, लेकिन लियो ऐसा नहीं था। लियो खड़ा रहा, पैर जमाए हुए, हाथ थकान से कांप रहे थे, वह अपनी बची हुई सारी ताकत से टिका हुआ था। उसकी बाहों में तनाव उसके दिमाग पर पड़ रहे भारी बोझ के मुकाबले कुछ भी नहीं था। चलो चलो, बस थोड़ा और, उसने इसे प्रार्थना की तरह, मंत्र की तरह फुसफुसाया। उसकी धूसर आंखें पलकें झपकाने से इनकार कर रही थीं, खिड़की से हटने से इनकार कर रही थीं, मानो उसका नजर हटाना उसके जीवित रहने की संभावना को बदल देगा। 65, 66, 67, इसी क्षण उसे अंततः वो चीज दिखाई दी। एक ऐसी छाया जो प्राकृतिक रूप से कहीं अधिक तेजी से फैल रही थी, नीचे की दुनिया को बिखरी हुई स्याही की तरह निगल रही थी, जैसे पहले से ही धुंधला आसमान घोर काला हो गया, रात से भी अधिक काला, मृत्यु से भी अधिक काला, मानो जिस ईश्वर से उन्होंने चोरी की थी, उसने अंततः अपनी आंखें खोल दी हों। लुब डब लुब डब लुब डब, उसके कानों में उसके दिल की धड़कन की आवाज तेज होती गई, इंजनों की आवाज से भी तेज, तर्क से भी तेज, डर से भी तेज, यहां तक कि उसे केवल वह भयानक, घुटन भरी लय सुनाई देने लगी जो उसकी नसों में धड़क रही थी। और अंधेरा बढ़ता ही गया, और करीब, उसका गला सूख गया था, उसके फेफड़े काम नहीं कर रहे थे, वो चीख भी नहीं सका, वो केवल आंखें फाड़कर, होंठ खोलकर, उस खाई के किनारे को उनकी ओर तेजी से बढ़ते हुए देखता रहा। अरे दोस्तों, क्या किसी और को भी ये दिख रहा है? नीचे की पूरी दुनिया को एक काली परछाई क्यों घेर रही है? दूसरे यात्रियों में से एक ने चिंता से पूछा, और उसके सवाल ने कई लोगों का ध्यान खिड़की की ओर खींच लिया। लेकिन जैसे ही जेट निकास द्वार के पास पहुंचा, उनकी दृष्टि अचानक अवरुद्ध हो गई। बदलाव जैसे ही जेट निकास सीमा तक पहुंचा, नीचे की दुनिया के किनारे लहरों की तरह हिलने लगे, उनके नीचे की धूसर धुंध त्यागी हुई त्वचा की तरह उतरने लगी, और उसकी जगह प्रकाश ने नहीं, बल्कि अंतरिक्ष के परिचित, अंतहीन कालेपन ने ले ली। टेलीपोर्टेशन की सीमा, वे इसे पार कर चुके थे। नीचे के क्षेत्र ने जैसे ही अपनी पकड़ छोड़ी, जेट ने आखिरी बार एक जोरदार झटका खाया और उन्हें अंतरायामी अंतरिक्ष में फेंक दिया, जहां वे पहुंच से बाहर हो गए, भले ही बाल बाल बचे हों। मैंने कर दिखाया, मैंने सचमुच कर दिखाया, लियो ने सोचा। हालांकि वो पानी के गड्ढे में नहीं गिरा, लेकिन उसकी उंगलियां सीट से थोड़ी फिसल गईं, क्योंकि मांसपेशियां अब उसे पकड़ नहीं पा रही थीं। उसने एक बार, दो बार सांस छोड़ी, फिर अंत में वो उसके पीछे वाली कुर्सी पर धराशायी हो गया। उसे अब गिनने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने गिना। 69.4 सेकंड, दे या ले। जब उसकी उंगलियों ने ओरिजिन मेटल के शापित टुकड़ों को छुआ, तब से लेकर जब तक वे उस दुनिया से मुक्त नहीं हो गए, तब तक यही समय लगा था। बस 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा, लेकिन ऐसा लगा जैसे अनंत काल बीत गया हो।
जैसे उसकी पूरी जिंदगी के सबसे लंबे और सबसे तनावपूर्ण 70 सेकंड। और फिर भी किसी तरह वो बच गया था। किसी न किसी तरह द बॉस एक बार फिर विजयी हो गया था। लियो खिड़की से बाहर खाली निगाहों से घूर रहा था। बाहर का अथाह सन्नाटा अब शांत, ठंडा और निर्जीव था। उस तूफान के प्रति पूरी तरह से उदासीन था जिससे वो अभी अभी बाल बाल बचा था। और तब वो हंसा। पहले तो यह एक धीमी सी आवाज थी, अविश्वास की एक बेदम फुफकार, जैसे कोई मरणासन व्यक्ति किनारे पर रेंगने के बाद समुद्र का पानी खांसकर बाहर निकाल रहा हो। लेकिन फिर यह बढ़ने लगा। हा 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 हा। उसके होठों से निकली वह आवाज मानो उसकी मानसिक स्थिरता में दरार पड़ गई हो, मानो किसी ऐसी चीज से बच निकलने के भारी दबाव ने, जिससे किसी को भी बचकर नहीं निकलना चाहिए था, आखिरकार उसके अंदर कुछ तोड़ दिया हो। उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया। हंसी उसके अंदर से ऐसे बह रही थी जैसे कटी हुई धमनी से खून बह रहा हो। उसका शरीर हर हौंफती सांस के साथ कांप रहा था। उस पर छाई बेतुकी, उल्लापूर्ण उन्माद की लहर में दर्द भुला दिया गया था। कुछ यात्री मुड़ गए, फिर कुछ और। माथे पर शिकन आ गई, आंखें सतर्क हो गई। एक आदमी ने तो एहतियात के तौर पर अपनी बेल्ट खोलने के लिए हाथ भी बढ़ाया। आखिर उसे क्या हो गया है? क्या वो उस संक्रमण से ग्रसित था? मुझे लगता है कि नीचे की दुनिया ने उसके दिमाग को अस्त व्यस्त कर दिया। लेकिन लियो को इसकी परवाह नहीं थी। उसने उनकी बातें सुनी तक नहीं। वो पागलों की तरह हंसता रहा, एक हाथ से बार बार अपने माथे पर थप्पड़ मारता रहा, दांत पीसते हुए हंसता रहा, क्योंकि आखिरकार उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसने अभी अभी कितना बड़ा कारनामा किया है। आह, आउच, धत तेरे की, आउच, वो सिसकते हुए बोला। जैसे ही एड्रेनालाइन का असर धीरे धीरे कम होने लगा, उसके चारों ओर की दुनिया धीरे धीरे फिर से स्पष्ट होने लगी और संवेदना वापस आने लगी। पहले उसकी रीढ़ की हड्डी में, फिर उसकी बाहों में और अंत में उसके हाथों में। तभी उसने उन्हें देखा, उसकी हथेलियां, भुना हुआ खून बह रहा है, ब्रांडेड। दो प्राचीन चिन्ह पिघले हुए लोहे की तरह उसकी त्वचा पर झुलस गए थे। उनके किनारे कच्चे और काले पड़ गए थे। जहां खून रहस्यमय जलन के साथ मिला हुआ था, वहां से अभी भी हल्की भाप उठ रही थी। और लियो ने तुरंत उस संदेश को पहचान लिया, चोर। उन्हें ये बताने के लिए अनुवादक की आवश्यकता नहीं थी कि यह क्या है। वे प्राचीन लोगों की भाषा जानते थे और उन्हें इसका अर्थ भी पता था। तो गर्मी सिर्फ धातु से नहीं आ रही थी, लियो ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज अब धीमी थी, उसके होंठ विस्मय और भय के बीच की मुस्कान में फड़क रहे थे। यह एक अभिशाप था, एक निशान, ज़ानरोक द्वारा स्वयं छोड़ा गया एक दाग लगाने वाला जादू, ताकि जो कोई भी मूल धातु को चुरा ले, वो कभी छिप न सके। धिक्कार है, अगर मैं अब भी उस दुनिया में होता, तो यह निशान सुनिश्चित कर देता कि भागने के लिए कोई जगह न बचे, कोई इतनी अंधेरी दरार नहीं, कोई इतनी गहरी गुफा नहीं, कोई इतना शक्तिशाली जादू नहीं जो मुझे छुपा सके। यह एक मौत की सजा थी, केवल दूरी के कारण देरी हुई। वो दर्द से कराह उठा, दांतों से सांस खींचते हुए उसने अपने कोट के किनारे से अपनी हथेलियों से खून पोंछा और देखा कि प्रतीक हल्के से चमक रहे थे, मानो अभी भी जीवित हों, अभी भी देख रहे हों। लेकिन वो जरा भी नहीं हिचका। उसने बड़ी सहजता से अपने भंडारण वलय में हाथ डाला और एक औषधि निकाली, उसे अपने दांतों से खोलकर एक ही बार में पी गया, जिसका चिकना स्वाद उसे तरोताजा कर गया। गटक ना गटक इस क्षण उसके भीतर से आनंद और राहत की नीली आभा स्पंदित हो रही थी, क्योंकि वास्तव में उसे लंबे समय में सबसे अधिक खुशी और उपलब्धि का एहसास हो रहा था। मैंने कर दिखाया, मैं ही असली हीरो हूं, उसने खुद से कहा, जैसे ही उसने अपनी पीठ को आराम दिया और अपनी सांसों को स्थिर किया। फिर उस एक क्षणिक, अस्थायी क्षण में, जब कोई उसे मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, जब उसके शरीर के कई हिस्सों से खून नहीं बह रहा था, जब वो हर पल अपने जीवित रहने की संभावनाओं का आकलन नहीं कर रहा था, लियो मुस्कुराया, सचमुच मुस्कुराया, क्योंकि तमाम मुश्किलों के बावजूद उसने ये कर दिखाया था। उसने भगवान से चोरी की थी, उसने समय के ठहराव से मुक्त एक किले को भेद दिया था। वो जीवित था, और इसका मतलब सिर्फ एक ही बात थी, वो एक कदम और करीब पहुंच गया था। अपने परिवार से पुनर्मिलन के एक कदम और करीब, अपने पुराने जीवन को फिर से पटरी पर लाने के एक कदम और करीब। हाँ 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 हाँ, वो मन ही मन हंसा, क्योंकि इस बार हंसी पागलपन से नहीं, बल्कि आशा से उपजी थी। बेहतर भविष्य की आशा। आशा ने उसके चारों ओर की नीली आभा को सूर्य से भी अधिक चमकीला बना दिया। 4x खंड 3 का अंत। 4x टाइमलेस असैसिन, वॉल्यूम 4 ड्रैगन की विरासत। अभिलेखों के अस्तित्व से पहले, साम्राज्यों और एक सार्वभौमिक सामान्य भाषा के अस्तित्व से पहले, केवल प्राइम फोर्जेस ही मौजूद थे। ऐसे ग्रह जहां कच्ची माना ऊर्जा का विकास होता था और वास्तविकता के नियम पंजे और ज्वाला के आगे आसानी से झुक जाते थे। और इन प्रारंभिक तारों पर राज करने वाले भयावह जीवों में से मोल्थेराक से ज्यादा किसी से भी डर नहीं लगता था,
जो सूर्यों का भक्षक, आकाशगंगाओं का विनाशक था और जिसे प्राचीन लोग प्रथम ज्वाला कहते थे। वो 12 आदिम देवताओं में से एक था, एक ऐसी ताकत जिससे मुकाबला करना आसान नहीं है। एक ऐसी इच्छा शक्ति जो अग्नि और विनाश से जन्मी, जिसके पंखों ने चंद्रमाओं को ग्रहण लगा दिया और जिसकी सांस ने समृद्ध ग्रहों को झुलसे हुए पत्थर और हड्डियों की धूल के बंजर रेगिस्तान में बदल दिया। जब उसने अपना पागलपन भरा उत्पात मचाया तो एक ही वर्ष में 300 से अधिक बसे हुए ग्रह उसकी छाया में आ गए और उसकी भयानक रीढ़ की हड्डी से 1000 अंडे फूटे, उसके बच्चे अजगर, सभी क्रूर, सभी असीम रूप से शक्तिशाली। वे टिड्डियों की तरह आकाशगंगाओं में फैल गए, लड़ते हुए, हत्या करते हुए, भ्रष्ट करते हुए, अरबों लोगों के खून से सने पंजों से शासन करते हुए। उनमें से किसी ने भी दया नहीं दिखाए, उनमें से किसी में भी करुणा का भाव नहीं था। जब तक कि एक भी इंसान ने मना न कर दिया। वह इंसान थलन रियोरोस था, इक्स्टल का पहला राजा, एक नश्वर प्राणी जिसका जन्म राख के युग में हुआ था, जब ब्रह्मांड ये भूल चुका था कि शांति कैसी दिखती है। उसके पास दैवीय शक्ति नहीं थी, उन्होंने किसी पौराणिक जानवर की सवारी नहीं की। उनका चयन प्रतिद्वंद्वी देवताओं, भाग्य या भविष्यवाणी द्वारा नहीं किया गया था। वो बस एक इंसान था, लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भगवान के पुत्र की हत्या की थी। मोल्थेराक का 204वां बच्चा, सितारियन द रेड डेथ, फेफड़ों में आग और आंखों में भूख लिए इक्स्टल आया। लेकिन वो नहीं गया, थालन ने अकेले ही उसे चुनौती दी। सत्ता के लिए नहीं, यश के लिए नहीं, लेकिन अपने लोगों की रक्षा के लिए। और किसी न किसी तरह वो जीत गया। इक्स्टल का आकाश सितारियन की अंतिम सांस से जगमगा उठा और उस दिन पूरा ब्रह्मांड बदल गया। जिसकी शुरुआत विद्रोह के एक ही कृत्य से हुई थी, एक देवता की संतान की एक ही मृत्यु के परिणामस्वरूप वर्षों बाद 12 प्राचीन पशु देवताओं को पराजित किया गया और उनकी आत्माओं को निर्वासित कर दिया गया। जब आम लोग थालन को ड्रैगन स्लेयर कहने लगे तो मानव राजा ने केवल मुस्कुराते हुए कहा, तानाशाह कभी ड्रैगन नहीं हो सकते। ड्रैगन एक महान प्राणी है, जो व्यक्ति केवल जीवित रहने के लिए आवश्यक चीजों का ही शिकार करता है और वो जिस दुनिया में रहता है उसकी रक्षा करता है। मोल्थेराक और उसके रिश्तेदार ड्रैगन नहीं है, वे दरिंदे हैं, सत्ता के नशे में चूर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए मैं ड्रैगन का वध करने वाला नहीं हूं, मैं तो बस बुराई के खिलाफ खड़ा होने वाला एक इंसान हूं, ठीक वैसे ही जैसे कोई सच्चा ड्रैगन करता है। उनके शब्द उपचार करने वाली हवा की तरह पूरे देश में फैल गए और धीरे धीरे ड्रैगन शब्द, जिसे कभी केवल भय के प्रतीक के रूप में बोला जाता था, किसी और चीज का प्रतीक बन गया। आशा, लोग उसे ड्रैगन किंग कहने लगे, इसलिए नहीं कि वह आधा ड्रैगन था, लेकिन क्योंकि उसने उनकी अवहेलना की, क्योंकि वो कुछ बेहतर था। उनका नाम और विरासत इक्स्टल की स्मृति में हमेशा के लिए अंकित हो गई। कई शताब्दियों बाद जब इक्स्टल में पहली बार आरोहण पंथ की स्थापना हुई तो इसके संस्थापक ने मोल्थेराक की पूजा न करने का विकल्प चुना। लेकिन थालन की भावना का सम्मान करने के लिए ड्रैगन की उपाधि धारण करना शक्ति के दावे के रूप में नहीं है, लेकिन एक वादे के रूप में, थालन द्वारा वर्णित महान पशु के रूप में संप्रदाय पर शासन करने का वादा। उन्हें केवल उतनी ही मात्रा लेनी थी जितनी उन्हें आवश्यकता थी और उस भूमि की रक्षा करनी थी जिस पर वे पैदा हुए थे। और इस प्रकार ड्रैगन की उपाधि उस पंथ के अनुयायियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई, जिन्होंने वर्षों से इस शब्द में कई सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं को जोड़ दिया। आधुनिक युग में ये पंथ उन उम्मीदवारों को ड्रैगन नाम देता है जो टाइमलेस असैसिन की विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि परंपरागत रूप से यह उपाधि संप्रदाय के मुखिया के लिए थी और इसके ऐतिहासिक मूल का अर्थ है एक नेता जो आशा लाता है। द ओरिजिन ऑफ द ड्रैगन, सेक्रेड हिस्ट्रीज ऑफ द कल्ट ऑफ एसेंशन से उद्धरण। इक्स्टल के तीसरे हॉलमास्टर लोरेमास्टर रिनवेग द्वारा वर्ष 0004 में लिखित और संरक्षित। तारांकन, इसी बीच प्लेनेट जुक्टा घेराबंदी की पहली रात। ग्रेमाउंड शहर में बिजली गुल थी, सड़क के लैंप खोखली हड्डियों की तरह निष्क्रिय पड़े थे, खिड़कियों पर ब्लैकआउट कवर लगे थे और यहां तक कि अमीरों के घरों की चमकती हुई लाइटें भी बुझ चुकी थीं। जुक्टा पर, जो धर्मी गुट के कक्षीय बेड़े की घेराबंदी में था, किसी भी घर के लिए अंतरिक्ष से दिखाई देने लायक तेज रोशनी दिखाना निषिद्ध था। इसलिए वे पुरानी चीजों की ओर लौट गए, जैसे तेल के दीपक और चमकने वाले पत्थर, जिनकी चमक देखने के लिए तो काफी तेज थी, लेकिन इतनी तेज नहीं थी कि वो रोशनी फैला सके। नहीं माँ, मैं सोना नहीं चाहता, मैं अपने पिता के साथ युद्ध में लड़ना चाहता हूँ। एक साधारण से घर में 6 साल से कम उम्र का एक मासूम बच्चा शिकायत कर रहा था, जबकि उसकी माँ प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर रही थी और उसे सोने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। टेरी, तुम अभी युद्ध में नहीं जा सकते, तुम लड़ने के लिए बहुत छोटे हो।
अगर तुम युद्ध में जाना चाहते हो तो तुम्हें अच्छे से खाना होगा, खूब सोना होगा और बड़ा होकर मजबूत बनना होगा, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगी। माँ ने अपने बेटे की ठुड्डी पर कंबल डालते हुए जवाब दिया और उसे सुलाने की कोशिश की। माँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज अब भारी हो गई थी। अगर हमें अगला ड्रैगन मिल जाता तो क्या हम अब भी धर्मी गुट से डरते? उसने मासूमियत से पूछा और उसके सवाल पर उसकी माँ एक पल के लिए थम सी गई। फिर वो दोबारा मुस्कुराई और कंबल को और कसकर ओढ़ लिया। नहीं, नन्हे टेरी, उसने धीरे से कहा, अगर ड्रैगन उठ खड़ा हुआ होता तो ये युद्ध अब तक समाप्त हो चुका होता। लड़का अनिश्चितता से पलकें झपकाते हुए बोला, लेकिन क्यों? क्योंकि ड्रैगन कोई सैनिक नहीं है, उसने कहा। वो एक तूफान है, और तूफान लड़ते नहीं है, वे सब कुछ बहा ले जाते हैं। बच्चे की निगाह कमरे में मौजूद एकमात्र तेल के दीपक की लौ पर जा पड़ी। क्या आपको लगता है कि वो जल्द ही फिर से उठ खड़ा होगा? उसने पूछा। अगला ड्रैगन? हाँ, उसने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। मैं अपनी हर सांस के साथ उस पर विश्वास करती हूँ। तुम्हारे पिता दुर्भाग्यशाली हैं कि उनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब वे प्रभु नूह की सेवा नहीं कर सके, क्योंकि प्रभु की मृत्यु के समय वे बहुत छोटे थे। और संभवतः वो अगले ड्रैगन की सेवा करने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका होगा, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन तुम, नन्हे टेरी, तुम शायद अगले ड्रैगन की सेना में शामिल होने के लिए भाग्यशाली हो सकते हो, उसने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए गर्व से कहा। हम एस्ट्रेड परिवार ने हमेशा ड्रैगन का समर्थन किया है। ये हमारे खून में है, और मुझे पता है कि एक दिन तुम भी ऐसा ही करोगे, माँ ने दृढ़ता से कहा, और उसका बेटा मुस्कुराया और अपनी आंखें बंद कर ली। अगला ड्रैगन, क्या आपको लगता है कि वो अपनी सेना में मेरे जैसे किसी को चाहेगा? बच्चे ने पूछा, और उसकी माँ सवाल सुनकर मुस्कुराई, उसकी आंखें नम हो गईं। मुझे लगता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम अच्छे से खाओगे और लंबे लंबे और मजबूत हो जाओगे, तो हो सकता है कि वह तुम्हें खुद भर्ती कर ले, युवा टेरी। उसने जम्हाई ली, मैं अगली ड्रैगन माँ की सेवा करूंगी, मैं बड़ी होकर अपने परिवार को गौरवान्वित करूंगी। उसने उसके माथे पर चुंबन किया। मुझे पता है तुम कर लोगे, मेरे बेटे, मुझे पूरा यकीन है तुम कर लोगे। तुम सच्चे आस्तिक हो, बिल्कुल अपने पिता और उनके पिता की तरह, उसने कहा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, और आखिरकार उसने उसे सोते हुए देखा। ट्विन फैंग प्लेनेट, आउटर हाउसिंग रिंग, लियो का अपार्टमेंट। एक दिन बाद ट्विन फैंग ग्रह पर लौटने के बाद लियो ने अपने मिशन की सफलता की खबर देने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय वो सीधे अपने अपार्टमेंट में चला गया और बाहरी दुनिया से खुद को अलग करके आराम से बैठकर सब कुछ गहराई से सोचने का फैसला किया। समय स्थिर दुनिया में बिताया गया उनका समय कई मायनों में ज्ञानवर्धक रहा था, लेकिन अगर कोई एक सबक था जो उनके मन में सबसे गहराई से बैठ गया था, तो वह था अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना, भले ही वो जो कहती है वो दूर की कौड़ी या सच होने की संभावना ना हो। वर्षों के संघर्षों से निखरकर तैयार हुई और अनगिनत लड़ाइयों में निपुण हुई उसकी सहज प्रवृत्ति अक्सर किसी भी तर्क या निर्देश पुस्तिका से कहीं अधिक विश्वसनीय साबित होती थी, और वर्तमान में इसने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े कर दिए जिनके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। ब्लैक सरपेंट्स को ओरिजिन मेटल क्यों चाहिए? इसमें ऐसी क्या बात है जो इसे इतना मूल्यवान बनाती है कि हजारों साल पहले मर चुका प्राणी जानरोक इसके चोरी होने के मात्र विचार मात्र से ही हिल उठता है? आउटर रिंग की शांत गलियों से होते हुए अपने अपार्टमेंट की ओर वापस जाते समय उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। धड़ाम फशिश दरवाजा बंद करने के बाद उसने सबसे पहले जो काम किया वो था लंबे समय तक गर्म पानी से स्नान करना। गर्म पानी उसकी तनावग्रस्त मांसपेशियों पर बह गया, चोटों और मामूली घावों के अवशेषों को रिश्ता हुआ, गंदगी और समय स्थिर दुनिया के बचे हुए दाग को साफ करता हुआ, और जैसे ही उसके शरीर से दुर्गंध की वह भयानक गंध आखिरकार धुल गई, उसे ताजगी का एहसास हुआ। और फिर भी गर्म पानी से नहाते हुए भी लियो अपने डर से चिपटा रहा। उसकी स्थानिक अंगूठी और थैली दोनों पूरे समय उससे बंधी रहीं, क्योंकि उसने उन्हें एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया, यहां तक कि अपने अपार्टमेंट की बंद दीवारों के भीतर भी। जैसे ही वह बाहर निकला, शरीर तो साफ था लेकिन मन बोझिल था। उसने गहरे रंग की ट्रेनिंग पैंट पहनी और अपने मुलायम, उच्च घनत्व वाले गद्दे के किनारे पर बैठ गया। उसके वजन से बिस्तर थोड़ा नीचे दब गया क्योंकि उसका दिमाग पूरी तरह से सक्रिय हो गया था। खैर, मिशन की सफलता की रिपोर्ट देने में मैं ज्यादा समय नहीं ले सकता। देरी करने से सवाल उठेंगे और शायद मैं संदिग्ध लगने लगूं। उसने अपनी कोहनियों को घुटनों पर टिकाया और उंगलियों को सामने की ओर जोड़कर अपनी भौहें सिकोड़ ली। यदि वो मिशन की सफलता की रिपोर्ट देने में बहुत अधिक समय लेता, तो उच्च अधिकारी उस पर संदेह कर सकते थे और उसे गुप्त हथकंडों से चुप कराने की कोशिश कर सकते थे, क्योंकि जब इतनी मूल्यवान वस्तुएं शामिल होती थी, तो पीठ पीछे वार करना असामान्य नहीं था।
उन्हें एक पुख्ता कहानी की जरूरत थी और इसके लिए उन्हें अपनी वापसी के कुछ ही घंटों के भीतर मिशन की सफलता की रिपोर्ट देनी थी, जिससे उन्हें अन्य कदमों के बारे में सोचने के लिए बहुत कम समय मिलता था। सोने की पेशकश से कहीं अधिक मूल्यवान वस्तु को छोड़ देना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय होगा। मेरा अंतर्ज्ञान कहता है कि धातु के इस टुकड़े का मूल्य उनकी पेशकश किए गए 6.5 अरब से कहीं अधिक हो सकता है। उसकी नजरें बिस्तर के निचले हिस्से के पास रखे थैले पर टिक गईं। लेकिन अगर मैं सिर्फ आधा ही दूं तो क्या होगा? अगर मैं बरामद की गई 2 सिलियों में से एक ही सौंप दूं तो क्या होगा? मिशन के निर्देश में तो सिर्फ मूल धातु लाने को कहा गया था, उसमें मात्रा का कोई जिक्र नहीं था। यह विचार उसके सीने में पत्थर की तरह जम गया और धीरे धीरे वो भार स्थिरता में बदल गया। अगर मैं सिर्फ एक ब्लॉक देकर वही इनाम पा सकता हूं और दूसरे को बाद में जांच के लिए रख सकता हूं, तो मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? ये तर्क काफी ठोस और हानिरहित लग रहा था, क्योंकि इस बारे में और सोचने के बाद लियो ने आधी धातु सौंपने और मिशन की सफलता की रिपोर्ट करने का फैसला किया, जबकि दूसरी आधी धातु को बाद में उसके मूल्य का पता लगाने के लिए अपने पास रख लिया। अगर मुझे उस पंथ पर भरोसा होता तो शायद मैं धातु उन्हें सौंप देता और उनसे उचित इनाम की भीख मांगता, उसने धीमी आवाज में कहा, पीछे झुकते हुए। उसकी आवाज में दबी हुई निराशा झलक रही थी। लेकिन मुझे उन पर भरोसा नहीं है। ये सोचकर उसका जबड़ा कस गया। उन कमीनों ने मुझे 2 बार जान से मारने की कोशिश की है। उसकी यादें तेजी से घूमने लगी। ग्रैंड एरिना पर हमला, समय स्थिर दुनिया के अंदर काल द्वारा किया गया घात, तथाकथित उच्चतर आरोहण। संगठन के 2 अलग अलग सदस्यों ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी और वो उन्हें माफ करने का कोई इरादा नहीं रखता था। चाहे उन्हें पता था कि वो वास्तव में कौन था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये घटना 2 बार घटी। ये तथ्य ही पंथ की संरचना पर गहरे संदेह पैदा करने के लिए काफी था। यदि वे अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए आंतरिक रूप से भी समन्वय नहीं कर सके, तो व्यापक योजना में उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? यदि उसे प्रशिक्षित करने वाले व्यक्ति को अन्य उच्च अधिकारियों से अपनी पहचान छिपानी पड़ी, तो यह अपने आप में एक भयावह सच्चाई को उजागर करता है। कल्ट ऑफ एसेंशन एक एकीकृत संगठन नहीं था, ये टूट गया था। और लियो का इरादा किसी ऐसी चीज पर आंख बंद करके भरोसा करने का नहीं था जो अपने आंतरिक झगड़ों को भी संभालने में असमर्थ हो। हाँ, मुझे लगता है कि फिलहाल उस पंथ से संपर्क न करना ही सबसे अच्छा उपाय है। ब्लैक सरपेंट्स को इस मिशन की सफलता की रिपोर्ट देने और उनके खजाने में प्रवेश करने का मौका सुरक्षित करने के बाद मैं फे से संपर्क करूंगा। लियो ने ये कहते हुए गिल्ड के नए वस्त्र पहने और बाहर निकल गया। लेकिन वो सीधे मिशन केंद्र की ओर नहीं गया, क्योंकि वो पहले व्यापारियों के जिले में गया था। ट्विन फैंग प्लेनेट, मचम्स डिस्ट्रिक्ट, ऑरेंज पैंथर स्टोर। पैंथर स्टोर ब्रांच का दुकानदार लियो को देखकर बेहद खुश हुआ। जब वो दुकान में दाखिल हुआ, उसने मुस्कुराते हुए प्रवेश द्वार के पास उसका स्वागत करने के लिए दौड़ लगाए। श्रीमान स्काईशिड, आप जीवित और स्वस्थ हैं। मुझे बहुत राहत मिली है, दुकानदार ने मुस्कुराते हुए लियो को दुकान में प्रवेश करने का इशारा करते हुए कहा। जब हमें पता चला कि एक दुष्ट पंथ का सदस्य आपकी टीम में घुसपैठ कर चुका है, तो हम सब बहुत चिंतित हो गए थे। लेकिन ये देखकर खुशी हुई कि आप ठीक हैं, दुकानदार ने कहा, और लियो की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई ये देखकर कि ट्विन फैंग ग्रह पर काल की असली पहचान की खबर कितनी आम थी। हाँ, मैं उस पंथ के कमीने से बच निकलने में भाग्यशाली रहा, लियो ने बेपरवाही से जवाब दिया, जिस पर दुकानदार ने सिर हिलाया और खुशी से अपनी हथेलियों को रगड़ा। श्री स्काईशिड, आपकी किस्मत का सिलसिला जारी है, क्योंकि जैसा वादा किया था, मैंने न केवल आपके फॉर्मूले के लिए 50 मिलियन की बिक्री कीमत तय की है, बल्कि मैंने आपकी रॉयल्टी हिस्सेदारी भी तय कर ली है, जो भविष्य की सभी बिक्री पर 10% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है, दुकानदार ने गर्व से कहा, और लियो ने चुपचाप सहमति में सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, आपने इस सौदे पर अपना कमीशन और साथ ही मैंने आपको जो अतिरिक्त 1% देने का वादा किया था, वह भी पूरी तरह से अर्जित किया है, लियो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिस पर दुकानदार ने विनम्रतापूर्वक झुककर स्वीकृति दी और फिर उसे अपने नए समझौते के हस्ताक्षरित कागजात सौंप दिए। लियो ने कागजों पर एक नजर डाली, फिर उन्हें अपनी बगल में दबा लिया और झुककर दुकानदार से दबी आवाज में एक सवाल पूछा। मान लीजिए कि मैं आकाशगंगा के पार किसी चीज को सुरक्षित रूप से भेजना चाहता हूं। मुझे इस जहर का मूल फॉर्मूला चाहिए, ताकि अगर कभी पैसों के विवाद के कारण मेरी अचानक मृत्यु हो जाए, तो मेरे भरोसेमंद लोग इस जहर का फॉर्मूला अपने पास रख सके। मैं ये कैसे करूं? उसने पूछा। दुकानदार की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, लेकिन वो ज्यादा घबराया हुआ नहीं दिखा। मुझे लगता है कि आप बहुत सावधान व्यक्ति हैं, श्रीमान स्काईशिड, मैं इसका सम्मान कर सकता हूं। तो ऐसे में मैं यूनाइटेड करियर सर्विसेज के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि वे पैकेज को गोपनीय तरीके से डिलीवर करें, जिसे मैं अच्छी तरह से सीलबंद करके प्रस्तुत करूंगा।
वे अपनी पेशेवरता के लिए जाने जाते हैं और इसे सबसे तेज गति से पहुंचा देंगे, दुकानदार ने सलाह दी, जिस पर लियो ने सिर हिलाकर धन्यवाद दिया और दुकान से निकल गया। इसके बाद वह यूनाइटेड कैरियर स्टोर गया, जहां उसने 2 मूल धातु की सिलियों में से एक को 10 मिलियन एमपी के एक खाली चेक के साथ टेरा नोवा ग्रह पर स्थित एक कैओसब्रिंगर को डाक से भेज दिया। ये भलीभांति जानते हुए कि यदि कोई एक व्यक्ति अपनी बुद्धि और वाक्पटुता से इसे सुरक्षित रख सकता था, तो वो यही था। वो वही आदमी था। ट्विन फैंग प्लेनेट, मचन्स डिस्ट्रिक्ट, 45 मिनट बाद। यूनाइटेड कैरियर स्टोर से निकलने के बाद लियो एक साधारण सी दिखने वाली दुकान में गया, जो हथियारों की दुकान और माना एक्सेसरीज की दुकान के बीच में स्थित थी। अंदर की दीवारों पर नौसिखिए हत्यारों और अनुभवी हत्यारों दोनों के लिए उपकरण लगे हुए थे, जैसे कि ऐसे जूते जो कदमों की आहट को बेअसर कर देते थे, सुरक्षात्मक कंगन जो निम्न स्तर के मंत्रों को विक्षेपित कर सकते थे, और चेहरे की विशेषताओं को धुंधला करने के लिए डिजाइन किए गए मुखौटे। लियो की नजर बीच वाली शेल्फ के पास रखे एक सादे काले रंग के मुखौटे पर टिक गई। इसमें कोई डिजाइन नहीं था, कोई खास आकर्षण नहीं था, बस एक मैट, घुमावदार सतह थी जिसकी बनावट चिकनी थी और इसमें एक अंतर्निर्मित माना डैम्पनर था जो चेहरे की पहचान के प्रयासों में बाधा डालता था। कितने का है? उसने दुकानदार से पूछा। 32,000 एमपी, महिला ने जवाब दिया। कीमत बढ़ाने की जहमत भी नहीं उठाई, क्योंकि यह बात अपने आप ही बिक गई। लियो ने बिना मोलभाव किए पैसे चुका दिए, फिर मुड़कर बाहर कदम रखते ही उसने मास्क अपने चेहरे पर लगा लिया, क्योंकि अब वह एक सतर्क व्यक्ति बन चुका था और जानता था कि खुलेआम अपना चेहरा दिखाते हुए मिशन हॉल में जाकर 6.5 बिलियन एमपी का इनाम लेना ठीक नहीं होगा। ट्विन फैंग प्लेनेट, ब्लैक सरपेंट्स गिल्ड मिशन हॉल। मिशन हॉल में हमेशा की तरह चहल पहल थी। मिशन पोस्टिंग की दीवार के ठीक नीचे काफी भीड़ जमा थी, क्योंकि वे स्वीकार करने के लिए अगले आकर्षक मिशन की तलाश कर रहे थे। हर तरह के और हर विशेषज्ञता के हत्यारे गुटों में घूम रहे थे, उनके काले वस्त्र एक दूसरे से टकरा रहे थे, ऊर्जा तनावपूर्ण लेकिन अनुशासित थी। लियो चुपचाप उनके बीच से गुजरा। उन्होंने कोई घोषणा नहीं की, कोई ऐलान नहीं किया। इसके बजाय नकाबपोश आकृति सीधे हॉल के केंद्र की ओर चली गई, जहां मुख्य बोर्ड पर विशाल स्वर्ण पट्टिका अभी भी अछूती लटकी हुई थी। कृत्रिम रोशनी में यह मंद मंद चमक रहा था, मानो किसी विशेष महत्व का आभास दे रहा हो। यह कोई सामान्य कार्य नहीं था, यह वर्तमान में सूचीबद्ध सभी कार्यों में सबसे विशिष्ट था। बिना कुछ कहे लियो ने हाथ बढ़ाया और उसे नीचे खींच लिया। धातु के टकराने की आवाज पूरे हॉल में बिजली की कड़क की तरह गूंज उठी। बातचीत रुक गई। सबने मुड़कर देखा। कुछ ही पलों में धीमी फुसफुसाहट एक गर्जना में बदल गई। रुको, क्या उसने अभी अभी गोल्डन पट्टिका ले ली? यही तो समय स्थिर दुनिया का मिशन है, वही मिशन जिसे गैरी ने आत्महत्या के समान बताया था। वो आदमी कौन है? क्या वो अकेला है? उसकी टीम कहाँ है? अरे दोस्त, तुम्हें पता है ना कि तुम इसे तभी हटा सकते हो जब मिशन पूरा हो जाए। जैसे जैसे और हत्यारे इकट्ठा होते गए, आवाजों का शोर तेजी से बढ़ता गया। उनकी जिज्ञासा अविश्वास के साथ मिश्रित थी। कुछ हैरान दिख रहे थे, कुछ पहले से ही संदिग्ध थे, लेकिन लियो ने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने अपनी गति धीमी नहीं की। वो शोरगुल के बीच से शांत आत्मविश्वास के साथ चलकर सीधे क्लर्क की मेज तक पहुंचा, जहां उसने बिना किसी झिझक के पट्टिका को मेज पर रख दिया और क्लर्कों की आश्चर्यचकित आंखों में सीधे देखा। मैंने मिशन पूरा कर लिया है, उसने मास्क के कारण थोड़ी दबी हुई आवाज में कहा। आप एक निजी कमरे में इसकी पुष्टि कर सकते हैं, जिसके बाद मैं अपने पुरस्कारों पर चर्चा करना चाहता हूं। क्लर्क, एक युवती जिसने स्पष्ट रूप से अपनी शिफ्ट के दौरान इस तरह की अराजकता की उम्मीद नहीं की थी, ने भय से उसकी ओर पलकें झपकाईं। उसकी निगाहें सुनहरी पट्टिका पर पड़ी, फिर लियो पर, फिर वापस उसी पर। जब उसने अपनी डेस्क पर रखे संचार क्रिस्टल को उठाया और उसे अपने मुंह के पास ले गई तो उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। मुख्य पर्यवेक्षक, उसने हकलाते हुए कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए, हमारे पास एक मामला है। एक नकाबपोश व्यक्ति ने सत्यापन के लिए स्वर्ण मिशन पट्टिका जमा की है। उनका कहना है कि यह पूरी हो चुकी है। वे तत्काल कार्रवाई का अनुरोध कर रहे हैं। उसकी आवाज धीमी होकर फुसफुसाहट में बदल गई। हाँ, वही मिशन, समय स्थिर दुनिया वाला मिशन। जब वो बोलती रही तो लियो ने कुछ नहीं कहा। उसका हावभाव स्थिर था। काले मुखौटे के पीछे उसकी निगाहें तीखी थीं, जबकि उसके पीछे की भीड़ में जोशीली अटकलों का शोर जारी था। सच में, वो आदमी कौन है? वो तो ग्रैंडमास्टर से ज्यादा ताकतवर नहीं है। क्या उसने वाकई मिशन पूरा कर लिया? अगर उसने वाकई मिशन पूरा कर लिया है तो वो अपनी पहचान क्यों छिपा रहा है? क्या वो इसे पूरा करने का श्रेय नहीं चाहता? वो शायद अपनी पहचान छिपा रहा है क्योंकि वो पूरी तरह से बेवकूफ नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप हथियारों से भरे एक कमरे में अपना चेहरा दिखा रहे हैं, जो आप जानते हैं कि आप वाइस गिल्डमास्टर से भी अधिक धनी हैं, लेकिन आपके पास उस धन की रक्षा करने की ताकत नहीं है।
वो होशियार है, मैं ये मानती हूँ, लेकिन मुझे अब भी शक है कि उसने वाकई मिशन पूरा किया होगा। उसके पीछे खड़े लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, तभी हौंफता हुआ सुपरवाइजर लड़खड़ाते हुए कमरे में दाखिल हुआ। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। सर, क्या आपने ही यह मिशन पूरा किया? उसने अविश्वास से भरी आवाज में पूछा, जिस पर लियो ने केवल सहमति में सिर हिलाया। कृपया मेरे पीछे आइए, वाइस गिल्डमास्टर ने आपको अपने कार्यालय में बुलाया है, उन्होंने कहा, और लियो क्लर्कों के काउंटर के ऊपर से कूदकर उसके पीछे खड़े सुपरवाइजर के पास पहुंच गया, फिर उसे आगे चलने का इशारा किया। पर्यवेक्षक घबराते हुए लियो को गिल्ड के मुख्यालय भवन तक ले गया, जहां उसने उसे एक निजी लिफ्ट में बिठा दिया जो केंद्रीय शाफ्ट से तेजी से ऊपर चढ़ती हुई 65वीं मंजिल पर जाकर रुक गई, ठीक वाइस गिल्डमास्टर के कार्यालय के बाहर। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको कोई खास देरी या असुविधा नहीं पहुंचाई होगी, उसने लियो को हल्का सा झुककर अभिवादन करने से पहले कहा, और जल्दी से वहां से चला गया। लिफ्ट के दरवाजे उसके पीछे हल्की सी सरसराहट के साथ बंद हो गए। संगीत लियो ने कुछ सेकंड के लिए लिफ्ट का संगीत सुना, तभी एक डिंग की आवाज ने उसके वांछित तल पर पहुंचने की सूचना दी। फुफकार जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा एक बार फिर खुला, लियो ने सहज रूप से अपनी मुद्रा सीधी कर ली। तभी उसका सामना वाइस गिल्डमास्टर एंटोनियो की तीव्र निगाहों से हुआ, जो लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर ही खड़े थे, अपनी बाहें मोड़े हुए और संदेह से एक भौं ऊपर उठाए हुए। लियो का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो उसका मुखौटा कागज जितना पतला हो, मानो छलावरण के मंत्र और माना को क्षीण करने वाले मंत्र उस व्यक्ति की तीक्ष्ण दृष्टि के सामने बिल्कुल बेअसर हो, क्योंकि एंटोनियो की उपस्थिति से एक ऐसा अधिकार झलक रहा था जिसमें दिखावे या ढोंग के लिए कोई जगह नहीं थी। और जैसा कि लियो को आशंका थी, ये स्पष्ट हो गया कि भेस बदलने का कोई फायदा नहीं हुआ। जब एंटोनियो ने आखिरकार अपना मुंह खोला, क्योंकि उसके द्वारा बोले गए पहले शब्दों से ही यह स्पष्ट हो गया कि एंटोनियो के स्तर के प्राणियों के खिलाफ उसका भेस कितना बेकार था। मैं सोच रहा था कि किस नौजवान ने मिशन पूरा किया होगा, एंटोनियो ने शांत स्वर में कहा, लेकिन उसकी आवाज में अधिकार का हल्का सा भाव था। लेकिन अगर यह सर्किट चैंपियन लियो स्काईशिड है, तो ये बात मानने लायक है। लियो ने नाक से सांस छोड़ी और मास्क के नीचे एक सूखी सी मुस्कान बिखेरी, फिर एक हाथ से मास्क उतारकर एक ही झटके में उसे अपनी स्पेशियल रिंग में रख लिया। मेरी सावधानी के लिए क्षमा करें, मैं एक लो प्रोफाइल व्यक्ति हूं, उसने लिफ्ट से उतरकर वाइस गिल्डमास्टर के कार्यालय में प्रवेश करते हुए बुदबुदाया। एंटोनियो ने सिर हिलाया और बिना कुछ और कहे मुड़ गया। कमरे के दूसरे छोर पर स्थित अपनी विशाल मेज की ओर चलते हुए उसका लंबा काला कोट थोड़ा सा लहरा रहा था। आइए, हमें बहुत कुछ चर्चा करनी है, उसने पीछे मुड़े बिना कहा, क्योंकि उसके पीछे लगे मजबूत कांच की खिड़कियों से ट्विन फॉर्म के पूरे शहर का एक मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा था, जो जीवन से जगमगा रहा था। लियो बिना किसी झिझक के उनके पीछे पीछे चला गया, और आगे जो भी होने वाला था उसके लिए खुद को तैयार कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उससे कड़ी पूछताछ होने वाली है, जहां कोई भी गलती उसे तुरंत ही बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है।